बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। सुनो पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शहरबानो अवान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद है अजीम राना। उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं आप लोग जहाँ होंगे खैर वाफियत से होंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर नज़र डालते हैं जी। एक बार फिर मुल्क की सियासत में एक्सटेंशन की गूंज है जी। इस बार भरपूर सियासत शुरू हो चुकी है। गुज़िश्ता रोज़ मौलाना फजलुर रहमान ने कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब किया और दो ठोक अल्फाज में यह वाज़ेह किया कि किसी भी एक्सटेंशन की भरपूर मुखालिफत की जाएगी और अगर हुकूमत अदालती इस्लाहात लाना चाहती है तो आगे बढ़े, अपोजिशन के साथ बैठे और मुशावरत करे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली में तब्दीली देखने में आ रही है। आज होने वाले मुल्क गिर एहतजाज को मौखिर किया गया है और बानी PTI ये कहते हैं कि पूरी पार्टी तैयार है, जल्द सड़कों पर आने का ऐलान करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात करने से मुतल्लिक बयान पर सियासत में काफ़ी गर्मा गर्मी देखने में आ रही है। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस पर सख्त रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KP का अफगानिस्तान से बराह रास्त मुज़ाकरात का बयान विफाक पर हमला है। अली अमीन गंडापुर का अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात का कहना मुल्क के लिए जहर कातिल है। कोई सूबा बराह रास्त किसी मुल्क से मुज़ाकरात नहीं कर सकता। अली अमीन गंडापुर कौमी सलामती को दाव पर लगा रहे हैं और वो खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है राना मुबशर साहब ने। मुबशर साहब, बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। अली अमीन गंडापुर मुख्तलिफ हलकों से मुलाकात के बाद पहली मरतबा मंजर आम पर आए हैं। आते ही उन्होंने इदारों के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाया और उन्हें अपनी इस्लाह करने का मशवरा दे दिया और कहा है कि हमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट करना आता है। अली अमीन गंडापुर का ये रवैया तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए क्या समझते हैं, कितना खतरनाक है? पहले वो स्पीच और अब दोबारा से इस तरह की बातें। अली अमीन गंडापुर जो है वो फॉलो कर रहे हैं जो उनको हदायत मिल रही हैं, जो उनके लीडर की तरफ से उन्हें हदायत जो मिल रही हैं उनको फॉलो कर रहे हैं वो। और अली अमीन गंडापुर साहब को भी पता है कि जनाब वो वज़ीर आला जो बने हुए हैं वो इमरान खान साहब की बदौलत ही बने हुए हैं। सो वो उससे डिविएट नहीं कर सकते। सो एक तो चीज़ें होती है फॉर द कंजप्शन ऑफ मासेस के लिए, आवाम के लिए, कंजप्शन के लिए या अपने सपोर्टर्स के लिए, वोटर्स के लिए कंजप्शन के लिए जो स्टेटमेंट्स होती हैं, जिनको अक्सर औकात मैं यही कहता हूँ कि ये जनाब सुल्तान राई वाली स्टेटमेंट्स होती हैं, जो भी कोई दे वो तो अलग होती है। बट एट द वेरी सेम टाइम देखिए, दो उनके हैट में फेदर्स हैं, ठीक है। और एक तो ये है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो एक पार्टी है, यानी कि तहरीक इंसाफ है, उसके वहाँ पे रुकन है, वर्कर हैं, जो भी आप कह लें, क्योंकि ये बड़े अपने आप को जनाब मेलो किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। जो भी वर्कर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, चाहे जो भी ओहदा उन्हें मिल जाए, चाहे पीपल्स पार्टी से हो, नून लीग से हो, वो यही कहते हैं जनाब कि हम तो वर्कर हैं, लेकिन मिनिस्टर बन जाए, चीफ मिनिस्टर बन जाए तो उनकी यही स्टेटमेंट होती है, क्योंकि इससे ज़्यादा वो अगर वो स्टेटमेंट देंगे तो दैट मीन्स दे आर स्टेपिंग ऑन सो मैनी टोज। बट एनीवेज, इन दिस पर्टिकुलर केस, गंडापुर साहब के केस में ये है कि गंडापुर साहब जो है वो इस वक्त जो हदायत है जो फॉलो कर रहे हैं वो अपने लीडर की हदायत फॉलो करें। एट द वेरी सेम टाइम दे फील एज इफ दे आर डिच्ड। और जो पहले एक जलसा होना था, अभी रिसेंटली जो हुआ, उससे पहले जो जलसा होना था PTI का, वो उसको मौखर किया गया। वो सबको पता है रात को क्या हुआ, सुबह क्या हुआ। अर्ली मॉर्निंग जाके पूछा गया इमरान खान से कि जनाब वो जलसा जनाब इस तरह कर लें, एंड दीज आर द रीजंस, और उसके अंदर सिक्योरिटी रीजंस भी थे। सो उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, हम जलसा जो है उसको जनाब पेंडिंग कर देते हैं, पेंड कर देते हैं, पेंडिंग पे रख देते हैं इस चीज़ को। बट देन अगेन, जब जलसा होता है तो एक्सपेक्टेशंस ये थी कि अभी जो रिसेंट जलसा हुआ तो उसमें एक्सपेक्टेशंस ये थी कि उनको एस्टेब्लिशमेंट जो है उनको सपोर्ट करेगी और कोई उनके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं होगा, उनको ज़रा फ्री हैंड जो मिलना है वो मिलेगा एंड थिंग्स लाइक दैट। बट वो ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि नया नया कानून पास हुआ था और नया नया कानून जो पास हुआ उसके बाद सब ने देख लिया कि असम्बली के अंदर से, टेरिटरी से, यानी कि जो नेशनल असम्बली की टेरिटरी थी वहाँ से लोगों को कैसे गिरफ्तार किया गया और किस तरीके से किया गया और कितने कितने केसेस बने उन पर। सो वो चीज़ें उनको हर्ट कर रही हैं। सो इस वक्त जो अब हम देख रहे हैं गंडापुर साहब की स्टेटमेंट्स, वो जनाब ये है कि वो फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं एंड ही इज़ वेरी वोकल अबाउट थिंग्स, जो कि मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज़्यादा कर रहे हैं। वो इतना ज़्यादा नहीं एक्सटेंड पे जाना चाहिए, एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। और अगर थोड़ा सा अपना एटीट्यूड मेलो कर लें, ज़्यादा बेहतर है। कि पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी हमेशा जो है खुली रखनी चाहिए और सारे दरवाजे जो है बंद नहीं करने
चाहिए। ठीक है, राना साहब ये कहिएगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर ने अफगानिस्तान से खुद मुज़ाकरात शुरू करने का जो ऐलान कर दिया है, उस पर ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए गंडापुर के बयान को विफाक पर हमला करार दिया है। तो विफाकी मामलात में मुदाखलत कितनी खतरनाक है? देखें, अगर जो स्टेट टू स्टेट जो होते हैं नेगोशिएशंस या जिस पे टॉक्स होती है वो ऑन देयर ओन नहीं की जा सकती, उसमें डेफिनेटली कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नॉड होती है, तो फिर जाके एक स्टेट दूसरी स्टेट के साथ बात कर सकती है। अदर देन दैट पॉसिबल नहीं होता, और अगर वो इस तरह की कोशिश अगर की भी जाती है तो उसका वेट नहीं होता, उसकी वर्थ नहीं होती है। सो आई पर्सनली थिंक इन दिस पर्टिकुलर केस कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नॉड तो है, और उस नॉड की वजह से गंडापुर साहब जो है वो बातचीत कर रहे हैं। क्या होता है उसके बाद, उसका आउटकम क्या निकलता है, दैट इज येट टू बी। ऐसे ही है राना साहब, तहरीक इंसाफ ने आज जुमे के रोज़ मुल्की एहतजाज की कॉल दी थी, मगर बाद में मौखर कर दिया इस कॉल को। एहतजाज की कॉल वापस लेने की वजह क्या समझते हैं आप? तहरीक इंसाफ की मजबूरी है या फिर कोई हिकमत अमली है? बहुत से लीडरान ऐसे हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो हीट फेस कर रहे हैं, जैसे कि अभी रिसेंटली, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रिसेंटली अगर आप देखें तो जलसे के बाद कई लीडरान को जो टेरिटरी थी जो डिफाइन हुई होती है नेशनल असेंबली की, वहाँ से लीडरों को पकड़ा गया, फिर उसके बाद चले प्रोडक्शन ऑर्डर निकले, वो आए भी, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक तलवार जो है केसेस की या उनको अरेस्ट करने की, वो जनाब यहाँ पे मौजूद है। एंड सो मच सो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। सो मच सो आज भी सारा दिन, यानी कि कल सारा दिन जो है वो भी जनाब अगर हम देखें तो पुलिस जो है, पुलिस की भारी तादाद जो है नेशनल असेंबली के बाहर रही, ताकि वो लीडरान अगर स्टेप आउट करते हैं टेरिटरी से, यानी कि नेशनल असेंबली की टेरिटरी से बाहर निकलते हैं, तो देवर लाइक वेरी ब्राइट चांसेस कि उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। सो इन सारी चीज़ों को अगर मद्देनज़र रखें तो लीडरशिप इस वक्त जो है वो हीट फेस कर रही है पीटीआई की, और इस मौके पे अगर हड़ताल या कोई और यहाँ पे डेमो की कोशिश की जाए तो वो मेरे ख्याल में कोई इतनी उसमें असर नहीं होगा, वज़न नहीं होगा, और उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं होगा। सो इसलिए प्रॉबली उन्होंने इसको थोड़ा सा बैकआउट कर लिया है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी पीटीआई ने चेंज की है कि जनाब अभी हम हड़ताल नहीं करते। राना साहब, वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो की चार्टर ऑफ पार्लियामेंट की तजवीज़ की हिमायत की है, तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत और अपोजिशन चार्टर ऑफ पार्लियामेंट पर मुत्तफिक हो पाएंगे? चार्टर ऑफ पार्लियामेंट हो, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, चार्टर ऑफ जनाब इकॉनमी हो, कोई भी चार्टर हो, मेरे ख्याल में अगर पॉलिटिशियंस इफ़ दे पुट देयर हेड्स टुगेदर, सिट अक्रॉस द टेबल, जितने इश्यूज़ हैं उनको जनाब जॉट डाउन करें, और उनको बैठ के अगर सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट नहीं करते ये लोग, और सीरियसली अगर नहीं करते तो एक सिचुएशन होगी। और मैं बार बार कहता आया हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं सब पॉलिटिशियंस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सब पॉलिटिशियंस अगर बैठेंगे और इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे तो वो कभी सॉर्ट आउट नहीं होंगे। मैं बात कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो हेड्स हैं, ठीक है, 8-10 लोग होंगे, 12 लोग होंगे, उसमें आप चीफ जस्टिस साहब को भी बैठ जाएं, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उसमें अगर पिंडी की रिप्रेजेंटेशन हो, बहुत अच्छी बात हो जाएगी। उसमें जनाब ये सब लोग अगर बैठ जाएं, जॉट डाउन करें एक एक इशू जो इस वक्त मुल्क जो है फेस कर रहा है, और एक एक इशू को उस पर जनाब हतमी फैसला करके या फाइनल डिसीजन लेके फिर उस जगह से उठें। कितना टाइम लग जाएगा? हफ्ता नहीं, 10 दिन लग जाएंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी एक्सरसाइज होगी? 12 नहीं 14 घंटे दिन में बैठ जाएंगे, मुल्क तो ट्रैक पे चढ़ जाएगा ना, ठीक है। और वो सारे इश्यूज जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगे कंसेंसस के साथ। अगर नहीं होगा ऐसे, अगर नहीं बैठेंगे, नहीं इसका कोई हल निकालेंगे इन चीज़ों का, तो आगे ही बहुत लेट हो चुका है, बहुत देर हो चुकी है। मज़ीद जो है हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, ये टाइम वेस्टेज जो है चल रही है, जो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता कि इस किस्म की जनाब डिले मज़ीद किया जाए। इकॉनमी है, रिफॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, इकॉनमी को एड्रेस करना है, पुलिस रिफॉर्म्स हैं, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन बी डन एंड दैट शुड बी डन। और प्रॉब्लली मेरे ख्याल में तो कई साल पहले हो जाने चाहिए थी ये सारी चीज़ें, लेकिन नहीं हुई। अब हो जाए बहुत बेहतर है। चार्टर ऑफ पार्लियामेंट बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है, बट देन अगेन इसमें सीरियसनेस कितनी है, कितने सीरियसली इसको देखा जाएगा, और डेडलाइन क्या है? देखें, डेडलाइन रखना बहुत ज़रूरी है।
चार्टर ऑफ पार्लियामेंट ठीक है, आप एक डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपने एक डिसीजन ले लिया है, आप उस पर अमल दरामद करने की कोशिश कर रहे हैं, आप बैठ के उस हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे पार्लियामेंट चलेगी, वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कैसे पार्लियामेंटेरियंस की तहफ़्फ़ुज़ किया जा सकता है, थिंग्स लाइक दैट। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसकी डेडलाइन क्या है? कोई डेडलाइन होनी चाहिए कि ये डेडलाइन है जनाब, इस डेडलाइन के अंदर अंदर इतने टाइम के अंदर अंदर ये सारी चीज़ें हम सॉर्ट आउट करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएंगे। ये सिर्फ ये यहाँ पे ज़ुबानी कलामी जनाब यहाँ पे बातों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एक जो परसेप्शन बना हुआ है कमेटियों का कि जनाब जिस चीज़ में तुसी खुडे लैन लाना है या जिस रद्दी दी टोकरी सुटना है, जिस भी चीज़ नू कमेटियाँ बना दो जी। सो वो परसेप्शन भी डिफ्यूज़ हो जाएगा अगर इसकी एक तो डेडलाइन हो, एक डेडलाइन मुख्तस की जाए कि जनाब ये डेडलाइन है, इतने अरसे के अंदर अंदर जनाब ये सारी चीज़ें जनाब सॉर्ट आउट होंगी चार्टर ऑफ पार्लियामेंट के अंदर और इसमें सारा कंसेंसस हो जाए, तो नथिंग लाइक इट। बट वो परसेप्शन ज़रा डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है कि जड़ी चीज़ भी खुडे लैंड लानी होवे वो जनाब कमेटियाँ बढ़ा दो, उसको भी डिफ्यूज़ करने की ज़रूरत है। बिल्कुल राना साहब, एक दफ़ा फिर हम एक्सटेंशन की गूंज सुन रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि किसी भी एक्सटेंशन का भरपूर हम उसका इख्तलाफ करते हैं, मुखालिफत करते हैं। अगर हुकूमत अदालती इस्लाहात चाहती है तो मशवरा करे, हुकूमत किसी एक्सटेंशन की खां है तो अदालती इस्लाहात करना चाहती है, ये है क्या? मतलब वो चाहती क्या है हुकूमत? देखिए जी, हम बैठ के और मैं ख़ुद भी बैठ के कई मरतबा हमने मौलाना फजल रहमान साहब को यहाँ पे तनकीद का निशाना बनाया है। मौलाना साहब को यहाँ पे जनाब हमने कोई फ़ैसले जो भी गलत किए, सही किए, अगर गलत किए तो हमने उसको जनाब यहाँ पे बताया लोगों को कि ये गलत फ़ैसले हैं मौलाना साहब के, या यहाँ पे मौलाना साहब ने गलती की है या यहाँ पे मौलाना साहब गलत कर रहे हैं। सो हमने तनकीद हमेशा की, लेकिन नाउ एज़ ऑफ नाउ अभी की अगर मैं बात करूं तो मौलाना फजल रहमान साहब के बारे में मेरा जो टेक है, मेरे जो ख्यालात हैं, इस वक्त जो मौलाना फजल रहमान साहब सियासत कर रहे हैं, जिस तरीके से मौलाना फजल रहमान साहब स्टैंड ले रहे हैं अभी तक, क्योंकि डे टू डे पॉलिटिक्स होती है, मैं कल का मुझे नहीं पता, लेकिन आज के हिसाब से अगर मैं बात करूं, आज के दिन के हिसाब से मैं बात करूं, आज तक की सियासत की मैं बात करूं मौलाना फजल रहमान साहब की, तो मौलाना साहब बहुत अच्छे अपने कार्ड्स प्ले कर रहे हैं। और मौलाना साहब जनाब जो जिस तरीके से यहाँ पे सियासत कर रहे हैं, ना वो हुकूमत का हिस्सा बन रहे हैं, हुकूमत के हिस्सा बनने के लिए उन्हें बहुत सी ऑफ़र्स आई हैं, आई नो दैट। उसमें जनाब मौलाना फजल रहमान साहब को यूसुफ रज़ा गिलानी की जगह वहाँ पे चेयरमैन सेनेट की भी ऑफ़र हो चुकी है, वो बलोचिस्तान के अंदर भी उनको ऑफ़र हो चुकी है, गवर्नरशिप KPK की भी ऑफ़र हो चुकी है, मिनिस्ट्रियाँ तो वो जो मर्ज़ी लेना चाहें मरकज़ के अंदर वो भी उनको ऑफ़र हो चुकी है। बट मौलाना फजल रहमान साहब इज़ स्टेइंग बैक और बिल्कुल देख रहे हैं कि किस करवट ऊँट बैठता है और फिर मेरे ख्याल में कोई फ़ैसला करेंगे। अभी मौलाना साहब की सियासत बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, प्रेशर बहुत है उनके ऊपर और विद इन द पार्टी JUI के अंदर के लोग, उनके राइट लेफ्ट जो लोग हैं, उनकी तरफ से भी बहुत प्रेशर है मौलाना साहब के ऊपर कि जनाब इतनी दफ़ा हुकूमत वाले आ चुके हैं, जरदारी साहब आ चुके हैं, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आ चुके हैं और यहाँ पे कई मरतबा यहाँ पे आके कई लोग आ चुके हैं हुकूमत की तरफ से, वो आपको कह रहे हैं जनाब कि आप आ जाएँ, शामिल हो जाएँ। मौलाना साहब इज़ स्टेइंग बैक, मौलाना साहब इज़ स्टेइंग अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट। कब तक ये रेजिस्ट करते हैं प्रेशर, विद इन JUI जो प्रेशर है वो अभी देखना है, लेकिन फ़िलहाल तक मौलाना साहब अपने कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। ठीक है जी, मौलाना साहब अपने कार्ड्स बहुत अच्छे तरीके से खेल रहे हैं और ये तो एक खबर है वाकई कि उन्हें चेयरमैन सेनेट जो की सीट है वो भी ऑफर हुई। राना मुबशिर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का जी आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है उस पर अपना तज्जिया पेश किया। अभी यहाँ पर ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पाकिस्तान के होनहार तलबा की। तो बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के हवाले से आपको बताएंगे कि इन
तलबा ने शिरकत की बायो रोबोटिक मुकाबलों में और एक रोबोट पेश किया गया जो सर्जरी के दौरान डॉक्टर्स की मदद करेगा और मुआवनत के लिए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट को दुनिया भर में सराहा गया और पाकिस्तानी तलबा ने तीसरी पोजीशन भी हासिल की है। मुकाबले में मजमूई तौर पर 10 ममालिक के तलबा ने हिस्सा लिया। ये रोबोटिक सिस्टम ना सिर्फ सर्जरी के अमल को मज़ीद मौसर और महफूज बनाने में मददगार साबित होगा बल्कि पाकिस्तान में बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के मैदान में एक इनकलाबी कदम भी रख चुका है। तो इस वक्त हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले दो तलबा मिर्जा अरीब बेग और जरिश माजिद ने हमें ज्वाइन किया है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले जरिश, आपसे ये सवाल इस प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा कि ये प्रोजेक्ट है क्या, कितना अरसा लगा इसे मुकम्मल होने में? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सो बेसिकली हमने ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज, जो रोबोटिक सर्जरीज आजकल हो रही हैं। होता क्या है कि डॉक्टर जब ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं काफ़ी अच्छे लेवल पर हो रही है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि जो डॉक्टर्स होते हैं ड्यूरिंग दी सर्जरी इस बात को डिटेक्ट नहीं कर पाते कि जो वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं टिश्यूज पे वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। इसकी वजह से टिश्यूज और ओवर स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और पेशेंट को ऑपरेशन के बाद भी काफी पेन सफर करना पड़ता है। सो रिकग्नाइज दैट प्रॉब्लम। तो हमने उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए उस रोबोट को तैयार किया, जिसके अंदर हमने एक रोबोटिक ग्रास्पर बनाया प्लस उसकी हैंडवेयर डिवाइस बनाई जिससे डॉक्टर उस डिवाइस को रोबोट को कंट्रोल करेगा। बहुत जबरदस्त। डॉक्टर को हैंडवेयर पे फील होगी हैप्टिक फीडबैक कि वो जो काम कर रहा है उससे कितनी फोर्स टिश्यू पे अप्लाई हो रही है थ्रू इलेक्ट्रिकल, और इस वजह से जो है वो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट कर देगा। ओके अरीब, आपकी जानिब आऊँगी। डिटेल में बताएं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं और इसके अलावा ये किस तरह से डॉक्टर की हेल्प कर सकता है, कौन से मरज़ में सबसे ज़्यादा ये मौसर साबित हो सकता है और क्या इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया गया? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को। तो इसके जो फीचर्स बेसिकली हैं, जैसे जरिश ने बताया कि फोर्स नहीं डॉक्टर डिटेक्ट कर पाते, तो हमने जो फोर्स की जो फीलिंग होती है, यानी कि कोई भी अगर रोबोट को कुछ कंट्रोल कर रहा हो तो वो उसको फील नहीं कर सकता कंट्रोल करते हुए कि वो रोबोट को किस चीज़ को टच कर रहा है। तो जो सेंस ऑफ टच है वो हम फीचर इसके अंदर लेके आए कि डॉक्टर जब ऑपरेट कर रहे हैं वो किसी भी किस्म का बॉडी के अंदर जो टिश्यू है उसको होल्ड करेंगे तो उनको फील होगा हाथ में कि वो किस तरह से उसको होल्ड कर रहे हैं, वो ज़्यादा जोर से होल्ड कर रहे हैं या उसको आराम से होल्ड कर रहे हैं। तो जो सेंस ऑफ टच है ये हमारी मेन इनोवेशन है जो हम इस प्रोजेक्ट के अंदर लेके आए हैं। फैंटास्टिक अरीब। अच्छा ये कहिएगा कि ये आइडिया कहाँ से आया? ये आइडिया बेसिकली क्योंकि हमें ना बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू, जब भी हम यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम पहले बहुत सारे लिटरेचर रिव्यू करते हैं कि आजकल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। क्योंकि ये हमने बहुत सारे डॉक्टर से भी हमने बात की इस बारे में कि जो लेप्रोस्कोपिक सर्जन हैं जो सर्जरी परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनसे हमें पता चला कि एक प्रॉब्लम है जो ये प्रॉब्लम वो लोग फेस कर रहे हैं। तो उस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए फिर हमने उसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट की। ओके जरिश, आप लोगों का जो ग्रुप है कितने टीम मेंबर्स थे जिन्होंने मिलकर इसको बनाया? और ये बताइएगा जो टोक्यो में आपका मुकाबला किया गया, मुकाबला हुआ, वो कितना टफ था? आपको उम्मीद थी कि आप पोजीशन हासिल कर सकेंगी? ओके सो बेसिकली सबसे पहले तो हमारे प्रोजेक्ट जरिश से सवाल है ये। नहीं, अब आप मेरे ख्याल से किसी का टीवी चल रहा है, वो टीवी बंद कर दे। जरिश आप बोलिएगा। जी एक्चुअली सबसे पहले तो हमारे प्रोजेक्ट में हमारी यूनिवर्सिटी की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। हमारी टीम में जो है सबसे पहले डॉक्टर इरम अफाक जो कि हमारी यूनिवर्सिटी की चांसलर हैं, उन्होंने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की। उन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि हम यूनिवर्सिटी में इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकें। प्लस मेरी टीम मेंबर्स हैं जो कि मिर्जा अरीब बेग विच इज़ द लीडर ऑफ आवर ग्रुप, प्लस मैं खुद जरिश माजिद शेख और हमारी एक और क्लासमेट हैं सैयदा फाखरा जलाल, और हम लोगों ने काम को डिवाइड करके इस प्रोजेक्ट को डेवलप किया। प्लस जितना भी हार्डवेयर का काम था वो सब मिर्जा अरीब बेग ने किया है, जो भी जो है हैप्टिक और इनोवेशन का काम था वो सब मैंने किया है, और फाखरा जलाल ने फोर्स कैलकुलेशन और GUI पे काम किया है। ठीक है। प्लस आपको जो सवाल है कि टोक्यो में हमारा मुकाबला कैसा रहा, तो जब हम टोक्यो गए तो हम बहुत पुरुमीद थे कि हम जीतेंगे। हमने मेहनत भी की थी और हमें अल्लाह ताला से उम्मीद भी बहुत थी। जब हम वहाँ गए तो हमें जाकर पता चला कि जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके भी प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छे लेवल के हैं। इवन अगर हेल्थ केयर
तो वहाँ पर एक प्रोजेक्ट था रिहैब का, जो कि लिटरली मतलब 2 साल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद बना था और काफी अच्छा प्रोजेक्ट था। सही। जो जीते उनका भी सबमरीन का था, लेकिन हमने अपनी बिल्कुल भी हिम्मत हौसला नहीं छोड़ा, हमने मेहनत की थी और हमारा आइडिया क्योंकि बहुत इनोवेटिव था और हमारा भी प्रोजेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो हमने उसको काफी कॉन्फिडेंटली वहाँ पर प्रेजेंट किया। एंड आफ्टर प्रेजेंटेशन वहाँ के जितने भी जापानीज स्पेशली जजेस थे, उनको हमारी प्रेजेंटेशन और हमारा आइडिया बहुत पसंद आया। Very nice. प्लस जब हमने उन्हें डेमोन्स्ट्रेट किया तो उनके हैंड पर जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के थ्रू हम फीडबैक की बात कर रहे हैं, हमने उनको वो फील करवाई, हमने उन्हें प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किया, तो वो चीज़ उनको बहुत पसंद आई कि जो हम बात कर रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की, वो वहाँ पर एड्रेस हो रही है। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने 3rd पोजीशन सिक्योर की। ठीक। जरिश, नो डाउट बड़ा ही क्रिएटिव ये एक स्टेप है और वाकई इसकी बहुत ज़रूरत है। कई दफ़ा ऐसी खबरें हमें भी सुनने को मिलती हैं कि ड्यूरिंग सर्जरी जो है वो डॉक्टर से कोई ऐसी गफलत हो जाती है अनइंटेंशनली, जिसमें जो है वो मरीज़ को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है। तो अरीब ये बताइएगा, जब टोक्यो में आपने प्रेजेंट किया अपना प्रोजेक्ट, जैसे जरिश बता रही थी कि वहाँ पर और भी बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स लेकर आए थे लोग, तो इनिशियली आपकी फीलिंग क्या थी? फिर जब आपने बाकियों के प्रोजेक्ट्स देखे और अपना प्रेजेंट किया, उसमें फिर बाद में आपकी क्या फीलिंग थी और जजेस का रिएक्शन क्या था? अच्छा, हमारी फीलिंग तो ये थी कि हम लोग तो अपना पूरा कॉन्फिडेंट, जैसे दरिश ने बताया, हम लोग रहे एंड तक। और ये है कि जब जजेस भी हमारे पास होके गए तो उन्होंने जब फीडबैक दिया तो ये था कि सबको बहुत अच्छा लगा हमारा प्रोजेक्ट, क्योंकि हमारी जो जैसे हैप्टिक्स वाली जो बात थी कि हर जजेस को हमने हैप्टिक्स फील कराई हाथ पे, तो उनको वो एक चीज़ जो है वो याद रह गई हमारे प्रोजेक्ट के अंदर कि हाँ ये हमने ये प्रोजेक्ट किया जिसमें हमने ये हैप्टिक्स फील की थी। तो हमारे काफ़ी इंटरेक्टिव सा सेशन रहा था जजेस के साथ, तो एक बहुत अच्छी चीज़ रही थी हमारे लिए। ठीक है अरीब, हमें ये बताइएगा कि मतलब ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है ये अस्पतालों की रसाई तक कब तक पहुंचेगा, कब तक कमर्शियल किया जाएगा? ये कमर्शियल एक्चुअली हमारी, क्योंकि ये चीज़ अभी तक एग्जिस्ट नहीं करती रोबोट्स के अंदर, जो जितने भी सर्जरी में रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि रोबोट्स देखें दुनिया भर में बहुत एडवांस आ चुके हैं, लेकिन जो ये फीलिंग वाली जो चीज़ है, जो हैप्टिक्स वाली चीज़ है, ये अभी तक नहीं मौजूद है। तो ये हमारा मेन आइडिया था कि ये भी अब जो रोबोट्स एग्जिस्टिंग चल रहे हैं उनमें ये भी हम लोग चाहते हैं कि ये एग्जिस्ट, ये जो हैप्टिक्स है उसको इंक्लूड करें रोबोट्स के अंदर। तो इस पर हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं। अगर हमें इनफ फंडिंग मिले, हमारे साथ लोग ऐसे कनेक्ट हों जो उसको आगे तक लेके जाएं, कमर्शलाइजेशन तक लेके जाएं, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि जितने भी रोबोटिक सर्जरी हो रही है उसके अंदर हम हैप्टिक्स के पार्ट को लाजमी इंक्लूड करें। ठीक है जी, हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं, आप इस प्रोजेक्ट में मजीद कामयाब हो। जरिश, आप ये कहिएगा कि अभी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? मजीद इंटरनेशनल इवेंट्स में आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, प्रोजेक्ट को वहाँ पे भी प्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले तो फ्यूचर प्लान ये है कि जो हमने काम किया है उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। हमारे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव कर लिए हैं, थोड़ी बहुत रिफाइनिंग हम और करेंगे। प्लस जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स आएंगे हम उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर कोई नेशनल लेवल पर भी कोई भी एग्जीबिशन कहीं भी जो है लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा तो हम लाजमी जाएंगे इंशाल्लाह। वेरी नाइस जी, हमारी बेस्ट फेज आपके साथ है, मजीद आगे बढ़ें, कामयाब हों, पाकिस्तान का नाम रोशन करें जरिश और अरीब, और इसी तरह से पाकिस्तान को मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आप पेश करते रहें। जी बिल्कुल, और बिलखसूस जो सेहत के शोबे में ये एक मिसाली कदम है और जो इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स ने लिया है वो वाकई एक इनकलाबी कदम है। तो हम ये भी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द इस तरह के जो रोबोट्स हैं उन्हें कमर्शलाइज भी किया जा सके, कामयाबी के तौर पर ये सामने है। बिल्कुल, ये इवेंचुअली जो मरीज हैं जिनकी सर्जरी से जो लोग गुजरते हैं उनके लिए एडवांटेज है। तो जी अब आप प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी की सदारती अवार्ड याफ्ता मज़ाहिया अदाकार लहरी की, जिनको मदाहों से बिछड़े 12 बरस बीत गए हैं। लहरी ने अपने जुदागाना अंदाज के बिना पर उस वक्त के मायानाज मज़ाहिया अदाकारों आसिफ जा, नज़र और मुनव्वर ज़रीफ़ की मौजूदगी में ख़ुद को मनवाया है। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री से एक और अफसोसनाक खबर आपके साथ शेयर करेंगे। सीनियर अदाकारा हैं शगुफ्ता एजाज, उनके शौहर याह्या सिद्दीकी तवील इलालत के बाद इंतकाल कर गए। अदाकारा की जानिब से शौहर के इंतकाल की खबर इंस्टाग्राम पर शेयर की गई और शगुफ्ता एजाज की हमने खबर कल भी शेयर की थी, जिसमें बताया था कि वो कितनी खुश थी अपने शौहर के साथ और वो एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे थे बिल्कुल हॉस्पिटल में ही। और यकीनन ये अफसोसनाक खबर है। शगुफ्ता एजाज के जो शौहर हैं वो बरसों से कैंसर में 5 बरसों से बताया जा रहा है जी कि वो कैंसर में मुब्तला थे और गुज़िश्ता कई दिनों से अस्पताल में ज़ेर इलाज भी थे। तो अब वो इसी बीमारी से लड़ते लड़ते जो है वो खालके की किसे जान मिलें। तो हमारी दुआ है कि जी अल्लाह ताला जो मरहूम के दर्जात करे और सोगवारा लवाहिकीन के लिए बिल्कुल।
तो ये खबरें थी जो आप तक पहुंचाई मीडिया और सोशल इंडस्ट्री से। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब कुछ मईशत की बात कर लेते हैं। तो मुल्क की मईशत से मुतल्लिक हौसला अफजा और अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। बिलाखिर तवील इंतजार के बाद IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मीटिंग 25 सितंबर को तलब कर ली गई है, जिसमें पाकिस्तान के लिए खुसूसी कर्ज प्रोग्राम की तौसीक का जायजा लिया जाएगा। डायरेक्टर कम्युनिकेशन IMF कहते हैं कि जी बोर्ड मीटिंग $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी दी जा सकती है इस बोर्ड मीटिंग में। इसके अलावा स्टेट बैंक ने दावा किया है कि हुकूमत ने IMF प्रोग्राम की तमाम माली यकीन दहानियां हासिल कर ली हैं। अब IMF प्रोग्राम के हसूल में मजीद कोई रुकावट नहीं रही है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब भी मैदान में आए। उन्होंने ये दावा किया है जी कि IMF के साथ तमाम मामलात खुश असलूबी से तय पा गए। रवा माह IMF बोर्ड मीटिंग में मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मईशत के इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब जो है वो मईशत अब गामजन है और मुआशी बेहतरी और महंगाई कम होने के बाद स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी और पॉलिसी रेट 19.5% से 17.5% पर आ गया है। वजीर आजम ने पॉलिसी रेट में कमी का खैर मकदम करते हुए इसे मईशत के लिए खुशाइन करार दिया और कहा है कि मईशत की बहाली के लिए वजीर खजाना और मुतल्लिका इदारों की कोशिशें लायक तहसीन है। इसके साथ साथ ये भी इतलात सामने आ रही है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी हुकूमत बड़ी कमी करने जा रही है और ज़राए का ये बताना है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी पर पेट्रोलियम मसनूआत 12 रुपए फी लीटर सस्ती। अल्लाह करे कि ये जो आपने बात की है पेट्रोलियम मसनूआत में कमी की, ये बिल्कुल हकीकत हो और ये हो जाए, क्योंकि आलमी मंडी जो है बताई जा रही है काफ़ी उसमें नर्ख गिर चुके हैं। दुआ ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के साथ साथ अशियाए ज़रूरियत की कीमतें भी कम हों और बिजली के बिलों की कीमतें भी कम हो जाए। तो इसी पर बात करेंगे माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 25 सितंबर को तलब कर लिया गया है, अब जिसमें कर्ज प्रोग्राम का जायजा लिया जाएगा। मंजूरी समझते हैं कितने इम्कान है कि मंजूर हो जाएगा, और कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी से पहले या बाद में IMF की जानिब से कोई मजीद शराइत सामने आ सकती हैं? तो एक तो बात यह है कि पाकिस्तान को IMF की एंगेजमेंट प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग है, ये पहली बात है। सो इट्स गुड कि पाकिस्तान का जो बोर्ड वो एक्सपेक्टेड है कि 25 सितंबर को हो जाएगा। ये लार्जली एक फॉर्मेलिटी होती है, ये हो जाएगा। सो ये एक 37 माह का प्रोग्राम होगा, $7 अरब होगा। अभी तो हमने कुछ प्रायर कंडीशंस 1800 अरब के कुछ बिजली के नरखों में तब्दीली ये हमने पूरी की हैं। अभी तो जो असल प्रोसेस शुरू होगा जिसमें जो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हैं, जो टारगेट्स हैं, जो क्राइटेरिया हैं, वो सब आते रहेंगे। सो आपको जब MEFP जो डॉक्यूमेंट पब्लिक हो को दिखाई देगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने प्रोग्राम के अगले 3 माह में अगले साल में एटलीस्ट ये तो क्लियर हो जाएंगी आपने करनी है। ये तो बिल्कुल आपकी बात। देखिए, जब प्रोग्राम में कोई भी मुल्क जाता है तो उसका मकसद ही ये होता है, इम्बैलेंसेस हैं, एक्सटर्नल सेक्टर अगर तकलीफ में है, अगर हमारा खसारा चल रहा है, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स कम है, अगर हमारी SOEs नुकसान, अगर एनर्जी सेक्टर कमज़ोर है, तो इसके लिए जो इक़दामात उठाने हैं जिनको आए कि क्या मज़ीद कंडीशनैलिटी सामने आ सकती हैं, बिल्कुल आएंगी। नंबर 2, इनिशिएट, क्योंकि एक शॉर्टफॉल है 100 अरब रुपए का पहले 2 माह में, टू बी एग्जैक्ट बिलियन का। अगर तो सितंबर में पाकिस्तान ने पूरा टारगेट कर लिया जो 1200 अरब रुपए के करीब है अपने टैक्सेस की महसूलात में, तो फिर कोई नए इक़दाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करता हूँ कि ये करना चाहिए, बिकॉज अदर एरियाज ऑफ कंसर्न भी हैं, आई थिंक आम लोग नहीं देखते, बट यू नो वो आ सकते हैं। सो अगर ये सब कुछ फिर तो प्रोग्राम शुरू हो जाएगा, चलता रहेगा, बट अदरवाइज ज़रूर कुछ तो बदल करने की ज़रूरत पेश आ सकती है। ठीक है। और फिर आपको प्रोग्राम कंडीशनैलिटीज। खाकान साहब, ये कहिएगा कि एक्सटर्नल फाइनेंस गैप था $2 बिलियन का, जो IMF की जानिब से कहा गया था कि इसे मुकम्मल किया जाए, साथ जो कर्ज थे दोस्त ममालिक के उन्हें रोल ओवर किया जाए, तो क्या ये सब कुछ हो गया है जिसके बाद ये उम्मीद है कि जी IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में ये तय पा जाएंगे मामला और बेल आउट पैकेज मिल जाएगा? बिल्कुल बात आपकी दुरुस्त है। $12 अरब के रोल ओवर हैं, $5 अरब सऊदी अरेबिया, चाइना 4 और UAE से $3 अरब का। सो कहना ये है
कि हमारे रिजर्व तो $9.5 अरब के हैं, तो हम इस साल में ये पेमेंट तो आपको नहीं कर सकते, तो आप इस पेमेंट को मौखर कर दीजिए अगले साल तक, हम अगले साल फिर आपसे बात करेंगे कि क्या हम ये पे कर सकते हैं। तो वो रोल ओवर यकीनी तौर पे हो गया होगा और वो ममालिक अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को कह चुके होंगे IMF में कि वो ये बात कर दें। और दूसरा $1-2 अरब हमने अरेंज करने थे नए, उसके लिए कुछ कमर्शियल बैंक से भी, कुछ ऑयल फैसिलिटी लेकर भी ये भी अरेंज हो गए हैं। उसका एक मेन्यू बन गया है। सो यू नो ऑल इन ऑल जो $26 अरब का एक पैकेज है इस साल का, वो सामने आ गया है। एक बात कहता चलूं, एक बात कहता चलूं कि मैम ने बहुत अच्छी बात की, ये सारी कौम को समझना है। वो उर्दू में चूंकि लफ्ज महंगाई कम हो गई है इस्तेमाल होता है, जैसे मैम फरमा रही थी, महंगाई के बढ़ने की शरह जो स्पीड है कीमतों के बढ़ने की, वो इस वक्त 10% पे आ गई है। पिछले साल 24% पे थी, उससे पिछले साल 29% पे थी। सो जब मार्केट में आप जाते हैं खरीदने के लिए तो चीजें उस रफ्तार से नहीं बढ़ रही जो पिछले साल बढ़ रही थी। पर अच्छी बात इसमें मैं अगर कुछ ऐड कर सकूं एज एन इकोनॉमिस्ट, हो सकता है कि सुनो टीवी जब इस साल आपकी तनख्वाहें 15% बढ़ाएगा और इन्फ्लेशन 12% ही होगी, तो आपकी जो एक्चुअल कुव्वते खरीद है वो 3% बढ़ गई है, बिकॉज तनख्वाह 15% बढ़ी है, खर्चा 12% हुआ है, तो अब आप ज्यादा चीजें खरीदने के काबिल हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी क्लैरिटी आपके प्रोग्राम के थ्रू हो गई। वेरी नाइस, बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छा आपने समझाया है, और आम आदमी के लिए हम आमीन भी कहते हैं आप किसकी बात पे यकीनन ऐसा ही हो। लेकिन खाकान नजीब साहब कुछ माहिर मईशत ये भी बोल रहे हैं कि ये अननेचुरल है, जिस अगर हम इसको इसी तरह लेके, अगर महंगाई जो है वो कम हो रही है, अगर हम इसको इस तरह ही ले लें आम अल्फाज में, तो जिस तेजी से कम हो रही है वो कह रहे हैं कि ये थोड़ा अननेचुरल है, ये ऐसे ही है सर? ये बिल्कुल अननेचुरल नहीं है, ऑनेस्टली। आई मीन यू नो अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तो समझ आनी चाहिए। हमने अपने मुल्क की डिमांड को बहुत तोड़ दिया है। इसका मतलब है गाड़ियां कम बिक रही हैं, सीमेंट कम बिक रहा है, हर चीज की डिमांड जो है वो टूट गई है। सो जो नंबर ऑफ गुड्स हैं वो अगर उतने ही हैं और मैं खरीदार कम हो गए हैं तो कीमत नीचे आ गई है, एक बात। सो यानी कि कीमतों के बढ़ने की शरह जो हम कह रहे हैं। नंबर 2, बहुत अच्छी फूड प्रोडक्शन आई है पाकिस्तान में, उसकी वजह से जो फूड की कीमतें हैं कुछ कम भी हुई हैं, वीट की कीमत कम हुई है, राइस की कीमत संभली है। सो ये भी हुआ है, इसमें भी कोई दो आरा नहीं है। आपने अभी बात की 12 रुपए पेट्रोल कम होने जा रहा है, 77 से पिछले 2-3 जाकर देखें तो कीमतों में कमी हुई है। इंटरनेशनल $71 पे है तेल जो $90 पे था, सो वहां पे भी कीमत कम हुई है। और रुपया स्टेबल है, 315 से अगर नीचे आया है, तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो भी टूट गई है। अब आप मुझे बताएं, मैंने कोई ऐसी मुश्किल बात की है जिसके लिए मुझे बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ना पड़ा हो? नहीं की ना। तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि मतलब यू नो वी हैव टू बी, मतलब ठीक है मुश्किलात हैं, हम गलत भी काम करते हैं, हुकूमतें वो डिलीवरी नहीं देती जो आप मांग रहे होते हैं, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है। मैं ये नहीं कह रहा कि कीमतें कम हो गई हैं, पर बढ़ने की शरह में कमी है, तो अब आप भी कहेंगे कि ये सब चीजें तो आपको भी दिखाई दे रही हैं। हाकान साहब, शरह सूद कम होने से मुआशी सरगर्मियों पर कितना मस्बत असर पड़ेगा? इससे आम आदमी को कोई फायदा मिलेगा? So here's the thing, this is really important. देखें, शरह सूद बढ़ाई डिमांड तोड़ने के लिए मुल्क की, ताकि मैडम जो है वो गाड़ी ना खरीदें, वो कहें कि मेरी तो लीज जो है वो बहुत महंगी है। अब आम आदमी पे ये फर्क है कि 22 की बजाय वो 17.5 पे अगर बोरो करेगा तो वो कहेगा चले मैं गाड़ी खरीदने के काबिल हो गया हूं तो मैं गाड़ी खरीद सकता हूं, बड़े आसान लफ्जों में। पर असल बात यह है कि जब बजट आया ना इस दफा, एंड आई से दिस विद अ हेवी हार्ट, तो एक बिजनेस कम्युनिटी जो थी उसने उसको बहुत जिसे कहेंगे प्लेजेंटली नहीं लिया, और उनका जो कॉन्फिडेंस था वो इकोनॉमी में डेवलप नहीं हुआ। और इंडाइसिस जो थे वो दे वर नॉट कंफर्टेबल, जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडाइसिस थे। अब उनके लिए एक ही चीज थी कि चलें अगर शरह सूद कम होगी तो मैं आपसे बोरो करूंगा, मैं जूती बनाने की फैक्ट्री लगाऊंगा, उस जूतियों को मैं पेरिस में शांजलीजे पे बेचूंगा, पाकिस्तान का ब्रांड क्रिएट करूंगा। सो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस आया है। अभी भी बिल्कुल ठीक है, मैं ये उनसे मानता हूं कि शरह सूद में और कमी करने की गुंजाइश है, टेक्निकली ये कॉरिडोर ओपन है। प्रॉब्लम ये है कि हम IMF के साथ एंगेज्ड हैं, सो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। सो एक कॉन्फिडेंस उधर बेहतर होगा, मैडम गाड़ी खरीदने के काबिल होंगी, सो एक इकोनॉमी जो है वो चलना शुरू होगी। अच्छी बात ये है दुनिया भर में अभी कुछ दिन में आप देखेंगे
कि यूएस का रेट जो है वो 25.25% कम होने जा रहा है। मैं वर्ल्ड मार्केट्स को बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ। सो एक दुनिया उस तरफ जा रही है कि इन्फ्लेशन कम है। सो एक एटमॉस्फेयर ऐसा बन रहा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि दुनिया की मार्केट्स और खुलना शुरू होंगी। साहब, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने कहा है कि मैं गाड़ी खरीदने के काबिल हो जाऊंगी। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है आज सुबह के टाइम। You're welcome. So you know, ये एक ओवरऑल इकोनॉमी में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये ज़रूरी है। पर इसके साथ साथ ये टाइम्स चैलेंजिंग रहेंगे। आई डोंट वांट टू साउंड अनरियलिस्टिक बिकॉज फंड का प्रोग्राम चल रहा होगा, बहुत सी एनर्जी की इनएफिशिएंसीज पास कर रही होगी हुकूमत। ये टाइम्स चैलेंजिंग ही रहेंगे। पर चैलेंजिंग मेरा ये ख्याल है ये साल उतना चैलेंजिंग नहीं होगा जो पिछले 2 साल कटे हैं। सो दैट्स द बेटर न्यूज़ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपका खाकान नजीब साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया और इस जो मुआशी सूरत हाल है उसमें जो डेवलपमेंट्स है उससे मुतल्लिक खाकान नजीब साहब ने बताया और बड़े ही आसान अल्फाज में और बड़ी ही शानदार मिसालें देकर उन्हें समझाया कि बहुत आसान अल्फाज में काम आदमी जिस तरह से समझ सकता है इस सारे मामले को। वैसे समझना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन बहुत आसान तरीके से समझाया कि मुझे भी समझ आ गई कि मैं गाड़ी लीज पर ले सकती हूं। साथ ही साथ एक और मिथ भी जो उन्होंने ब्रेक की वो ये कि जैसे कुछ मुआशी तज्जियाकार कह रहे थे कि कुछ निजी प्रोग्राम्स में, बिल्कुल निजी टीवी चैनल्स के प्रोग्राम में कि अननेचुरल है जिस तरह से तेजी से कमी आ रही है इसमें, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, बिल्कुल जिस तरह से इंडिकेटर्स बता रहे हैं ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से है। तो जी ये प्रोग्राम आगे बढ़ेंगे। एक और खबर आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के तलबा ने ऐसे रिपोर्ट्स तैयार कर लिए हैं जो ना सिर्फ 25 मुख्तलिफ ज़बानों को समझने और बोलने की सलाहियत रखते हैं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए आपकी हर किस्म की क्यूरी का जवाब भी देंगे। ये रिपोर्ट्स रवां साल नवंबर में होने वाली दिफाई हथियारों की नुमाइश में गैर मुल्की मंदूबीन की रहनुमाई और मुआवनत अंजाम देंगे। मसनूई जहानत से लेस ये रिपोर्ट जो है इनका नाम नूर पाकिस्तान का दिया गया है और आइडियाज़ जो हैं ये नुमाइश के लिए 40 के लगभग हैं। चलते फिरते चैट बॉट्स तैयार किए जाएंगे जो मंदूबीन की 25 मुख्तलिफ ज़बानों में मुआवनत करेंगे और आइडियाज़ के बारे में सवालात के जवाबात भी देंगे। साथ साथ मखसूस उनकी जो स्टाइल्स हैं ना वो भी सामने आएंगे। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात है और शायद बानो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब हम रोबोट की सदी में रह रहे हैं। हर चीज में रोबोट जो है वो आ रहे हैं, हमें भी आके रिप्लेस ना करते हैं। इससे पहले कि हमारी जगह भी रोबोट्स आ जाए। हम ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे एक अहम मसले की। तो हाल ही में सेनेट में जादू टोने की रोकथाम के लिए एक तरमीमी बिल पेश किया गया जिसके तहत जादू करने वाले अफराद के लिए सख्त सजाएं तजवीज़ की गई हैं। इस बिल के मुताबिक जादू करने या उसकी तशहीर करने वाले अफराद को 6 माह से 7 साल तक कैद की सज़ा दी जाएगी और इसके साथ 10 लाख रुपए तक जुर्माना भी आयद किया जाएगा। इस जुर्म को नाकाबिल ज़मानत करार दिया गया है, यानी गिरफ्तार होने वाले ज़मानत हासिल करना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। और हुकूमत की कोशिश है कि ऐसी गैर कानूनी और गैर अखलाकी सरगर्मियों की रोकथाम की जाए जो लोगों को गुमराह करती हैं और उनकी ज़िंदगियों पर मनफी असर डालती हैं। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जी सेनेटर समीना ज़ाहरी और साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं माहिर इल्म नजूम सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। तो सबसे पहले बात करेंगे समीना ज़ाहरी साहिबा से। समीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कहिएगा कि आपके ख्याल में जादू के खिलाफ इस कानून साजी की ज़रूरत क्यों महसूस हुई है और इस बिल की डिटेल्स भी शेयर कीजिएगा हमारे साथ, इसके अहम नुकात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बेसिकली ये बिल इसलिए पास किया गया क्योंकि आप पता है एक हमारे यहाँ तो एक माफिया बन गया है इस चीज़ का, और ये अभी से नहीं है, बहुत अरसे से, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा एड्स आपको दिखेंगे रोड्स के ऊपर एंड यू नो आपको मिसगाइड करने के लिए सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है कि जी आप फलाने काम के लिए हमारे पास आएँ, जैसे महबूब आपके कदमों पे। जो हमारी डेस्परेशंस हैं, सोसाइटी की फ्रस्ट्रेशंस हैं, नौकरियां नहीं हैं, शादियां नहीं हो रही हैं जी, बच्चे नहीं हो रहे, तो ये जो माफिया है जिसमें जादूगर और काला जादू एंड व्हाटएवर आप इसको जो भी नाम दें, जादू टोना, लोग हर किसी की अलग अलग डिस्क्रिप्शन होती है, तो उसके ऊपर हमने पीपीसी में एक अमेंडमेंट लेके आए सजा की। तो क्योंकि एक 2015 में बिल पास हुआ था सेनेट से ही इस पर्टिकुलर विच क्राफ्ट के ऊपर, लेकिन वो आगे प्रोसेस नहीं हो सका नेशनल असेंबली के अंदर। तो फिर इन्होंने जो है ऑब्वियसली क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं इन लोगों की, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ लोअर तबका नहीं जाता है इस चीज़ के लिए, हमारे एजुकेटेड लोग भी इस चीज में बहुत इन्वॉल्व होते हैं। फ्रस्ट्रेशन इस बिल के नुकात क्या है, क्या होगा जब ये बिल पास हो जाएगा? तो
जी, बिल जब पास होगा इंशाल्लाह तो इसमें ये होगा कि जहाँ पे ये सारे, जैसे आप कहीं पे भी चले जाएं तो रोडों के ऊपर ना, मेन रोड्स के ऊपर, दीवारों के ऊपर कहीं ना कहीं आपको एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं, कहीं तो कार्ड भी देते हैं, फ्लायर्स भी देते हैं, जी, तो जी। उसके ऊपर लोकेशंस और नाम लिखा होता है कि आप इससे रब्ता करें। एंड जहाँ जहाँ उनको खुद भी, आई एम श्योर के जो कंसर्न्ड एरिया के हेड्स होंगे, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ही पता होगा कि ये हरकतें कहाँ कहाँ हो रही हैं, तो वहाँ पे छापे पड़ाएंगे। एंड ऑब्वियसली वो फिर उनसे एक पूरा प्रोसीजर बनता है, रूल्स बनते हैं जिनके अंडर ये सारे प्रोसेस चलता है, ठीक तो है। वो हम इम्प्लीमेंट करवाएंगे समीना कि ये साहब, इस चीजें बिल के खत्म हो, नफाज के क्योंकि ये बाद बहुत गुमराह आपको करती हैं। मुआशरे पर आप समझती हैं कि जादू टोने के हवाले से कोई मस्बत तब्दीलियां सामने आएगी? और अगर ये बिल पास हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो उसके बाद इस पर मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? अल्लाह करेगा। देखिए, हर अच्छे काम में कोई ना कोई उसमें एक रुकावटें तो आती ही हैं, जी। लेकिन आपको ये कोशिश करने से तो कोई नहीं रोक सकता ना। आप अपने पूरे जोर शोर से कोशिश करें, अल्लाह आगे है। इसमें बहुत सारी एस्पेक्ट्स हैं। देखिए, फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। लोग बच्चों को मार देते हैं, जला देते जी। हैं, किसी का खून निकाल के आ जाते हैं, किसी के बाल काट के चले जाते। इतना गन चल रहा है कि कोई तो इसको रोके। तो हमने इसलिए इनिशिएटिव लिया। और दूसरा, ये हमारे मुल्क में ना अवेयरनेस लाना जरूरी है कि सिवाय अल्लाह की जात के और किसी के सामने झुकना और उससे मांगने के अलावा और कोई ऐसी इंसान की जात नहीं है जो कि आपको कुछ दे सकती है बेशक। सिवाय मालिक के। तो ये चीज जो है ना, जरूरी है इम्प्लीमेंट करना। और हमारे पास कुरान पाक है जिसके अंदर पूरा एक रूल बुक है ऑफ लाइफ। वो अगर हम फॉलो करें, हमको किसी की जरूरत ही नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना, ये हमारे इतने खराब हो चुके हैं, इतने मिसलीड हो चुकी है पूरी हमारे मुआशरा, कि वो कुछ भी कर लेंगे टू अचीव देयर थिंग। और उस अचीवमेंट में आपको लोगों के रेप हो जाते हैं जी। बच्चियों को शादी के लिए ये मौलाना या बीबियां या जादूगर, मौलाना वो नहीं जो हमारे स्कॉलर्स हैं, नॉट टॉकिंग अबाउट देम, आई एम टॉकिंग अबाउट जो फेक मौलवीज हैं, जो जी। क्वैक्स हैं, उनकी बात कर रही हूँ, जो ठीक है। लोगों को गलत फहमियां डाल के, उनको गलत बातें बता के उनको ल्योर करते हैं अपने पास, और वो फिर उनको बोलते हैं कि अच्छा आप समीना आएं साहब, अगर और हम इंशाल्लाह ये आपको- बिल जी। अगर मंजूर हो जाता है, जो कि यकीनन अच्छा इकदाम होगा क्योंकि मुआशरे में एक मसला है जो सॉर्ट आउट हो जाएगा, ये बताइएगा कि Exactly. क्या कार्रवाइयाँ तभी होंगी कि जैसे आपने भी निशानदेही की कि जो वॉल चॉकिंग होती है, जहाँ पर एड्रेस प्रॉपर दिया गया होता है कि जी फलां बाबा जी हैं जो आपके मसलों का हल निकाल लेंगे, सिर्फ वहाँ पे रैंडमली पुलिस छापे मारेगी, या अगर कोई अपनी निजी जिंदगी में भी मुतासिर है और उसको शक व शुबा है कि जी मेरे पे ऐसे को मामलात हैं, तो वो भी जाके FIR करा सकते हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमारे सिस्टम में ना दो चीज़ों का बहुत बड़ा मसला है। भले वो अब किसी भी केस के अंदर हो, एक इन्वेस्टिगेशन हमारी बहुत वीक होती है, उसके ऊपर भी हम काम करें अपने बिल्स के थ्रू के उसको स्ट्रॉन्ग करें। क्योंकि यूजुअली केसेस के अंदर क्या होता है, किसी भी तरह का केस हो तो जो IO होते हैं कुछ, वो इन्फॉर्मेशन FIR जो काटते हैं वो प्रॉपर काटते नहीं है। तो हम उसके ऊपर भी बहुत इम्प्लीमेंटेशन लेके आ रहे हैं। फिर प्रोसिक्यूशन के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इशूज़ होते हैं, तो ऐसे लोग जो है ना रिहा हो जाते हैं जेल ठीक। से। भले वो अगेन ऐसे जैसे कोई भी ऐसा केस हो, डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया, रेप का हो गया, चाइल्ड अब्यूज का हो गया, कुछ भी हो, वो लोग चले जाते हैं। आपने भी देखे रिसेंट पास में कितने केसेस हुए हैं जहाँ पे बच्चे रेप हुए मदरसों में और सारा कुछ, वहां पे भी मतलब दे आर लेट गो ऑन बेल। तो ये चीजों पे भी हम काम करें, तो उसके साथ साथ इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे सवालात आ जाते हैं। ठीक है जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया समीना जी, बहुत शुक्रिया। आपने सुनो पाकिस्तान को बिल्कुल, वक्त ये दिया और और- एक बहुत अच्छा इकदाम है। साथ साथ ये भी नहीं कि मतलब ठीक है, खबरें भी आती हैं, इतलात भी आती हैं, मदरसे हैं, बल्कि स्कूल्स, मैं कहता हूँ कि दफातर, पूरे शहर के वो कोने के जहाँ जहाँ पर जुर्म होता है, वहाँ पर जो है वो कानून अमल में आना चाहिए। एग्जैक्टली। इसी पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हमारे दूसरे गेस्ट हैं सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब। बहुत शुक्रिया आपका ज़ंजानी साहब, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। हमें ये बताइएगा कि सवाल ये है कि जादू के हवाले से बिल तो पास करवाया जा रहा है, लेकिन एक शख्स पर अगर जादू है, इस पर ऐसी कौन से सिम्टम्स हैं कि वो शख्स समझ सकता है कि उसके ऊपर कोई काला जादू किया गया किसी की जानिब से? बहुत शुक्रिया आपका। काला जादू जो है बिल्कुल ही ऐसी है कि करने वाला जो है वो किसी के हक पे डाका डालता है कि आप किसी की ज़िंदगी के अंदर उसके हक को, उसकी चीज़ों को, उसके रिलेशंस को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। जादू के मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं। नॉर्मल इसके अंदर 47 थ्योरीज हैं।
सबसे पहला इसका सिम्टम ये होता है कि इंसान की आवाज में तब्दीली रोनमा होना शुरू होती है, उसकी सेहत के ऊपर ये असर अंदाज होना शुरू होता है। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, चूंकि मैं डेली इन प्रैक्टिसेस से गुजरता हूं, मेरे पास जो भी सबसे पहले आता है, या तो वो पहले या जाने के बाद एक सवाल जरूर करता है कि हम पे किसी ने जादू तो नहीं किया। जादू की हकीकत या जो भी है वो बहरहाल अपनी जगह पे है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर किसी पे जादू हो जाए। 92% या 95% जो है लोगों के ऊपर जादू असरअंदाज नहीं करता। जादू डराता है, जादू खौफ पैदा करता है, जादू वसवसे पैदा करता है। 5% ऐसे लोग होते हैं जिनके ऊपर ये बहुत ज्यादा असरअंदाज हो जाता है। लेकिन ये देखना भी बड़ा जरूरी है कि एक इंसान अपनी जिंदगी में क्या वो अपनी सुस्ती का शिकार है, अपनी किसी काहली का शिकार है, अपने किसी खराब वक्त का शिकार है और वो कर कुछ नहीं रहा, ना किसी से मिल रहा है और उसके बावजूद वो शिकायत करे कि मेरे पे किसी ने जादू कर दिया। तो ये बड़ा आसान होता अभी है। आपने जो अलामात बताई उसमें आवाज की तब्दीली की आपने बताई, तो क्या ये जरूरी है, मतलब ये लाजिम है कि ये होगा तो ही ये कंफर्म है, या इसके अलावा और दीगर कोई अलामात भी ऐसी हैं जो कंफर्म करती हैं कि इस तरह के मामलात हो सकते हैं? इसके अंदर सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया, आवाज की तब्दीली, सेहत का खराब होना, पेट के मसाइल उजागर होते हैं लोगों के, बनते बनते काम उनके बिगड़ जाते हैं, एंड पे आके रुक जाते हैं कि इंसान एक नॉर्मल एक्टिविटी की तरह बिहेव नहीं कर रहा होता, एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा होता है। कि अच्छा वाला इंसान जो बड़ा मुस्बत होता है, खुशमिजाज होता है, लेकिन दूसरों के साथ वो उस अंदाज में पेश नहीं आ रहा होता, चिड़चिड़ा रहना शुरू हो जाता है। कि जादू जो है अगर किसी शख्स के ऊपर हो जाता है तो उसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि रातों को इंसान जागना शुरू कर देता है, रात को उसको नींद नहीं आती है, अंधेरा उसको अच्छा लगने लग पड़ता है, रोशनी के अंदर वो सुकून महसूस करता है और वो ज्यादा सोना शुरू कर देता है और रात के पहर जो है वो जाग के अपना वक्त गुजारता है। फिर ईटिंग हैबिट्स। ज़ंजानी साहब, ऐसे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कोई आपको बहाने से खिलाकर या आपकी चीज लेकर आप पर जादू कर सकता है जिससे हम बच सकते हैं? और क्या अगर कोई आपके साथ इमीडिएट कांटेक्ट में नहीं है वो भी कर सकता है? बिल्कुल, देखिए इमीडिएट कांटेक्ट में अगर कोई ना हो, अगर उसकी कोई चीजें आपके पास मौजूद हो, उसका नाम मौजूद हो, उसकी वालदा का नाम मौजूद हो, तो करने वालों के लिए बहुत सारे ऐसे कुफरिया कलमात होते हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। जस्ट लाइक ऑफ हिप्नोटिज्म, कि जैसे एक शख्स अमेरिका में है और आप पाकिस्तान में हैं, और अगर आप हिप्नोटिज्म के माहिर हैं तो उसके अंदर आप उस शख्स के जहन को काबू कर सकते हैं। तो इसी तरह जादू के अंदर भी आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे कलमात होते हैं जिनको आप इस्तेमाल करके या चीजों का इस्तेमाल करके, कपड़े का टुकड़ा। किसी भी मर्ज की तशखीस होना सबसे ज़रूरी अमल होता है उसके इलाज से पहले। तो सबसे पहले तो डायग्नोज हो जाए कि ये मसला है, फिर उसका हल निकलेगा। तो ये कहिएगा कि हमारे वो ख़वातीन हज़रात, हमारे व्यूअर्स जो भी घर में भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, जिन जिन तक ये पहुँचेगा, अगर कोई टेस्ट करना चाहे, खुदा न खास्ता किसी को शक व शुबा है कि उनके साथ ऐसे मामलात हैं, तो ये बाबों के चक्कर में कोई पड़ जाए तो आपको पता है वो मामला फिर कहीं के कहीं निकल जाते हैं। तो खुद से कोई तरीकाकार है जो आप करके ये बंदा टेस्ट कर सकता है कि मेरे साथ कुछ हैं ऐसे असरात वगैरह? बिल्कुल, इसका सबसे पहला तरीकाकार ये होता है कि सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं, आप उनको 7 दिन पढ़ें, रोजाना 90 दफा। अगर आप 7 दिन के बाद बेहतर महसूस करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर जो भी बद असरात हैं वो किसी नजर बद की वजह थे, वो कोई सहर या जादू की वजह से आपके ऊपर नहीं हुए। अगर 7 दिन के अंदर आपको फर्क नहीं पड़ रहा है तो देन फिर आप उसकी प्रॉपर जो रेमेडीज हैं उसकी तरफ आप जाएं। अगर मेडिकली कि अगर आपको कोई बीमारी चल रही है, आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो ठीक आ रही हैं, उसके बावजूद आप अपने आप को बेहतर महसूस नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप उसकी प्रिकॉशंस कर सकते हैं कि जिसके अंदर आप अपने सदकात दें। उसके मुताबिक सबसे बेहतर सदका होता है कि मंगल का दिन, हफ्ते का दिन, ये 2 ऐसे दिन हैं कि जिस दिन आप लाल रंग का सदका मंगल को और हफ्ते वाले दिन काली चीजों का सदका। लाल रंग का मतलब गोश्त भी दे सकते हैं, कलेजी भी दे सकते हैं, लाल दाल भी दे सकते हैं, लाल मिर्चें भी कर सकते हैं। और जैसे हमने अक्सर लोगों से सुना कि मतलब अगर कोई बंदा प्रेग्नेंट है तो उससे कोई जेलस हो गया है खातून से, तो वो जेलसी में उस पर जादू या हसद कर दिया तो उसका अबॉर्शन हो गया। उसके अलावा अगर आपकी जॉब अच्छी है तो आप पे हसद किया तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते, आप जॉब चली गई। शौहर और मियाँ बीवी के अंदर प्यार मोहब्बत ख़त्म करने के लिए लोग जादू करते हैं। बहुत खुश देख लिया किसी को, बहुत खुश देख लिया।
तो इस चीज़ से बचने के लिए या इसके क्या सिम्टम्स हैं कि वाकई जादू था या फिर ये कोई आजमाइश थी? ऐसा है कि देखें, हसद के बारे में तो मौला अली अलैहिस्सलाम का भी फरमान ये है कि हसद एक ऐसा जहर है कि जिसको इंसान पीता खुद है और तवक्को ये करता है दूसरा मर जाए। तो हसद, नजर बद, अगर माँ भी बच्चों को प्यार से देखे तो बच्चे को भी नजर लग जाती है। तो हमें इसीलिए सिखाया गया कि हम हर इंसान पे वाजिब है, मुसलमानों पे भी, कि वो अपनी जान और माल का सदका खैरात निकालता रहे। और वो लोग जो देखें, नमाज ऐसा नहीं कि नमाज सिर्फ आप नमाज के वक्त पढ़ें, नमाज है अल्लाह से रुजू करना, कि नमाज हर वक्त जारी रहती है, अल्लाह से ख्यालात का तबादला हर वक्त जारी रहता है। जिन लोगों को आदत हो हर वक्त बावजू रहने की, वो इन चीज़ों से बच सकते हैं। वो लोग जो ज़्यादा कोशिश करें कि बहुत सारे, जैसे अभी हम ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी मैं कोशिश करता हूँ ये बताया करूँ कि चंद दिनों के अलावा कोशिश करें कि आप ब्लैक कलर, नेवी ब्लू, डार्क ग्रेज, इन कलर्स का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि ये आपकी इस इम्यूनिटी को वीक करते हैं। आप इन चीज़ों को रिवर्स कर सकते हैं, आप इनका सदका दे सकते हैं, आप इनको चैरिटी कर सकते हैं ब्लैक कलर की चीज़ों को, क्योंकि अंधेरे का, जैसे मैंने जिक्र किया ना, कि रात जब होती है तो ये चीज़ें ज़्यादा एक्टिव होती हैं और आजमाइश भी होती है अल्लाह की तरफ से, नज़र भी लगती है, लेकिन जादू इतना सख्त नहीं होता। चूँकि मैं डेली यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर लोगों से मुलाकातें करता हूँ, उनके मसले वगैरह सुनता रहता हूँ, कि खुदा ना ख्वास्ता कि आप किसी की ज़िंदगी को आप नुकसान पहुँचाने की कोशिश करें, या किसी की ज़िंदगी, चूँकि ये अल्लाह का वादा है, मैं जिसे चाहे बेटे दूँ, जिसे चाहे बेटियाँ दूँ, जिंदगी और मौत की हिफाजत, ये सब अल्लाह के अहकामात हैं, अल्लाह की कुदरत है कि वो हिफाजत करती है। मोहम्मद अली साहब, हमें इस तरफ नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना चाहिए। यही मैसेज के उन लोगों के लिए जो अपनी ख्वाहिशात के हसूल के लिए इस तरह के इलीगल बिल्कुल मीन्स को इख्तियार करते हैं, गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं, उनके लिए भी कोई मैसेज? देखिए, सबसे सिंपल सी बात आपको बता दूं, जादू कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, वो सिर्फ खौफजदा करता है, और खौफजदा होने के बाद इंसान खुद से अपने हालात और वाक़यात को ख़राब करने लगता है। तो आप जितना ज़्यादा पाकीज़गी में रहेंगे, आप जितना ज़्यादा नमाज के करीब रहेंगे, जितने अल्लाह के अहकामात के करीब रहेंगे, तो उतना ज़्यादा आप इन चीज़ों से बच के रह सकते हैं। कि अपने हाथ को अगर आप देने वाला रखेंगे, तो जो देने वाला है वो आपको हमेशा महफूज रखेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी साहब, बहुत खूबसूरत और फ्रूटफुल गुफ्तगू आपने की इस तमाम तर मामले पर। बड़ा हसास मामला है ये, जादू टोना, इससे खौफ भी बहुत ज़्यादा आता है, हसद, ये बिल्कुल, ये तो आजकल के माशरे में बड़ा कॉमन है। मानो आप किसी को भी खुश देख लें तो लोग समझ आ जाती है कि आपसे हसद कर रहे हैं। तो इसके हम सबको बचपन से पता है कि इससे बचने के लिए, आप वैसे भी बचने के लिए आप रोज़ाना अपने ऊपर सूरह नास और सूरह फलक का विर्द करते रहें, और उसके साथ साथ सूरह कलम के बारे में कहा जाता है कि हसद और जादू टोने से बचने के लिए आप सूरह कलम जो है ना, वो दिन के किसी एक हिस्से में ज़रूर पढ़ा करें। और जैसा कि सैयद मोहम्मद अली साहब ने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि बावजू रहने से भी आप पर इन चीज़ों के असरात नहीं होते, और दूसरा सदका खैरात करते रहना चाहिए हम सबको जी। तो जी दुआ ये करते हैं परवरदिगार हमें इन तमाम चीज़ों से महफूज रखे। आमीन आमीन। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक नाजरीन, और अब हेल्थ सेगमेंट है हमारा। हमारी साथी जो एंकर हैं रुबीना यूसुफ, वो योगा एक्सपर्ट योगी नईम के साथ मौजूद हैं, तो आज उनसे गुफ्तगू करते हैं। बिल्कुल, वो बताएंगी सेहत को मुतवाज़िन किस तरह से रखा जा सकता है, मुतवाज़िन ग़िज़ा कितनी ज़रूरी है, तो आइए देख लेते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग। खुशगवार सुबह के साथ हेल्थ इशू पर हम बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं योगी नईम साहब, जिनसे हम अक्सर हेल्थ इश्यूज़ पर बात करते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हम में से बहुत सारे अक्सर ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं करना चाहते, या उनका दिल नहीं करता, या बिजी रूटीन उन्हें इजाज़त नहीं देती, लेकिन वो अपना बढ़ता हुआ पेट कम करना चाहते हैं, जो उनकी बॉडी फैट है उसे ख़त्म करना चाहते हैं, और उसके लिए वो भूखा बहुत रहते हैं, अपने से ही डाइटिंग शुरू कर देते हैं, जिनसे उन्हें और नए मसाइल बन जाते हैं। तो इस पर हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम
वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम बहन, आप ठीक कितनी हैं? खुशगवार सुबह है और आज हम एक बड़े ही ज़बरदस्त टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि जो लोग हैं एक्सरसाइज नहीं करते, दिल नहीं करता, उन्हें वक्त नहीं मिल पाता, लेकिन वो फिर भी अपना वज़न कम करना चाहते हैं, फिर वो खुद से भूखा रहते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, फिर एक नए मसाइल बन जाते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं। कोई आज एक ऐसा डाइट प्लान बताएं जिसको फॉलो करके वो लोग अपने बढ़ते वज़न को कम कर सकें। देखिए बहन, जो लोग भूखा रहते हैं वो तो अपने साथ जुल्म करते हैं। ग़िज़ाइयत की कमी हो जाती है जिस्म के अंदर, फिर आगे इसी से बांझपन चलता है, फिर इसी से आगे बहुत सारे मसाइल आते हैं। और फिर एक बहुत बड़ी मर्ज़ है गैसेस। जो खाली पेट रहते हैं उनके पेट में गैस बनना शुरू होती है और बल्कि पेट फूल जाता है, मोटापा और ज़्यादा बढ़ जाता है। और फिर कुछ लोग हमारे जो हैं वो सलाद पे आ जाते हैं, सिर्फ सलाद खाना शुरू कर देते हैं। सैलेड बहुत ठीक है, ज़्यादा आम है, सैलेड क्या खाते उससे हैं। वज़न भी कम ठीक होता है है? ना? बस मिथ है। तो मैं इससे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जो जैसे सलाद जो है वो भैंस खाती है वो तो पतली नहीं होती। बाकी वो कितना ग्रीनरी खाती है, वो कितनी मोटी होती है। तो सलाद के साथ वज़न की कमी का कोई ताल्लुक नहीं है। देखिए, डाइट को प्लान करना चाहिए। डाइट छोड़ने का मतलब डाइट प्लान नहीं है, डाइट प्लान का मतलब डाइट प्लान। यौगिक डाइट आज हम इस पर बात हम करें। यौगिक डाइट पे बात करेंगे। योगा क्योंकि बहुत नेचर के करीब है, तो योगा ने 3 हिस्सों में खुराक को जो है वो बांटा है: सात्विक डाइट, तमासिक डाइट, राजसिक डाइट। ठीक है, इनके नाम वैसे बहुत मुश्किल है, बस आप डाइट प्लान बता दें ABC। हर वो डाइट जो कम से कम जिसको पकाया जाए, नेचुरल हो, ठीक है, उसको सात्विक कहा जाता है, जिसमें ओके, सात्विक बगैर डाइट। जो रेसिपीज कम डाली जाएं। जब इंसान रेसिपीज डालता है तो उससे फिर बिगाड़ पैदा होता है खुराक के अंदर, ग़िज़ाइयत कम हो जाती है उसकी। ठीक है, जितना कम से- ऑर्गेनिक रहेगी उतना अनपका हुआ खाना, जितना अनपका हुआ खाएंगे उतने आप जो है वो सात्विक डाइट आपकी हर वो डाइट है जिसमें आपने अपनी रेसिपी शामिल नहीं की। क्योंकि जो क्रिएटर है उसको पता है कि इस मौसम में क्या चाहिए, तो वो खाएं। मौसमी चीज़ें खाएं, मौसमी सब्जियां खाएं, मौसमी दालें खाएं, मौसमी चीज़ें खाएं। और दूसरा है तमासिक डाइट। ठीक है, हर वो डाइट तमासिक है जो जिसका टेम्परेचर बार बार चेंज हो। मतलब हमने इसको पकाया, उसको फ्रीज़ कर दिया, फिर उसको फ्रीज़ कर दिया, खाने के बाद थोड़ा सा बच गया, ये जो हमारे घरों में आम चल रहा है, ऐसा फ्रीज़ है। कर दिया या फ्रोज़न ला के उसको दोबारा हमने गर्म किया, पका लिया। योगा कहता है ये तमासिक डाइट है और ये वक्त से पहले बूढ़ा कर देगी। जब भी खुराक का टेम्परेचर बार बार तब्दील करेंगे, ऊपर नीचे करेंगे, वो तमासिक हो जाएगी। तो वो तमासिक जो है वक्त से पहले बूढ़ा करेगी। अगर आप जवान रहना चाहते हैं तो आप ताज़ा पकाएं, ताज़ा खाएं। अब तीसरी जो हिस्सा है वो राजसिक का है। ठीक है, राजसिक जो है वो हर वो खुराक जिसमें ऑयल डाला जाए, ऑयली हो, फ्राई हो और मसाला जात डाले जाएं, बहुत रंगीन हो। जितना खुराक को रंगीन करता जाएंगे, ये आपकी राजसिक डाइट, राजाओं के खाने वाली। राजसिक का मतलब है राजाओं के खाने वाली। तो ये आपको बीमार करेगी, हर वक्त आप बीमार रहेंगे। अच्छा, इसमें इतनी क्यूरियोसिटी है कि मुझे लगा था कि राजा के खाने वाली खुराक बड़ी अच्छी होगी। और हर वक्त नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि हम योगा हमेशा नेचर की बात करता है, तो अब योगा ने नेचर से एक चीज़ ली। अब 3 हिस्सों में आपके दांत हैं। एक नोकीले दांत हैं, एक सीधे दांत हैं और एक दाढ़ें हैं आपकी पीछे। अब देखना यह है कि जो सीधे दांत वाले जानवर हैं वो क्या खाते हैं? वो घास खाते हैं, वो पत्ते खाते हैं। और जो नोकीले दांत वाले जानवर हैं वो गोश्त खाते हैं, वो गोश्तखोर जानवर होते हैं। जो दाढ़ें जिनकी होती हैं वो दालें खाते हैं। ओके। और अल्लाह ताला ने तीनों दांत इंसान को दिए हैं। ठीक है, अब इसकी तरतीब ये बनेगी कि 30 दांत हैं, 30 दिन खुराक के हैं। ओके। अब इनके साथ हमें जोड़ना पड़ेगा खुराक को। आपके मुंह में सीधे दांत 8 हैं। ओके। 8 दिन आपके सब्जी के हैं। ठीक है। 4 दांत आपके नोकदार हैं, नोकीले। ओके, हमने से गोश्त खाना है। 4 दिन गोश्त के हैं महीने में, और बाकी दाढ़ें हैं, बाकी दालों के दिन है। और बेहतरीन प्रोटीन दाल है, गोश्त बेहतरीन प्रोटीन नहीं है। अब अगर हम इसको मील्स पे लेके आएँ, अगर आप दिन में 3 दफ़ा खाना खाते हैं तो 8 को 3 से आप मल्टीप्लाई करें, 24 खाने महीने में आपके सब्जियों के हैं। और 4 दांत आपके जो हैं वो गोश्त वाले हैं, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 मील आपके महीने में गोश्तखोरी के हैं। आप उसमें गोश्तखोरी करें, खूब गोश्तखोरी करें। और जो बाकी आपके दांत हैं वो तकरीबन 18 बनते दाढ़ें, ठीक है, वो आपके जो हैं वो दालों के हैं। कि दाल कितनी ज़्यादा महीने में खा तो अगर आप इस डाइट पे आ जाते तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, आप फिट डाइट प्लान पे आ जाएंगे। ये नेचर के बिल्कुल करीब है। और फिर याद रखिएगा कि हम जो है वो एक और बदपरहेज़ी करते हैं कि एक ही वक्त में खाना ज़्यादा खाते हैं और हम इसको आखिरी खाना समझते हैं। ये शायद ज़िंदगी का ये आखिरी खाना है। तो जब भी खाएं आप भूख रख के खाएं, भूख रख के खाएं, वक्फों में खाएं। आप पोर्शन डाइट पे आ जाएं, जो कि आजकल यूरोप में बहुत ज़्यादा आम है। पोर्शन डाइट, आपने मील को छोटा करना है और दिन में आपने 5 मील कर लेने हैं। अगर आप 3 मील कर रहे हैं, आप उसको 5 पे ले जाएं। आप 6 मील कर लें, लेकिन उसको बहुत थोड़ा कर लें। पेट को भरे मत। ठीक है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, ये भर जाता है। इसको जितना मर्जी आप खोलना चाहें खुल सकता है, उतना ही आपका जो है वो गैसेस भी बनना शुरू हो जाती हैं।
तो हमेशा डाइट प्लान के हवाले से मैं यही कहता हूँ कि आप कोशिश करके, एक तो जो नेचुरल डाइट प्लान, यौगिक डाइट प्लान मैंने बताया आपको दांतों के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, ये हमारे माशरे में जो गुस्से का अंसर, ब्लड प्रेशर और बहुत सारे अमराज ऐसे जो गोश्तखोरी जानवर वाले में होते हैं, आपने उन लोगों में बहुत गुस्सा आता है, तो हमने गोश्तखोरी को बढ़ाया ना, ठीक है, तभी हमें गुस्सा शायद बहुत ज्यादा है, हम चीजों को बर्दाश्त नहीं कर गोश्तखोर जानवर के पास अब खड़े नहीं हो सकते। इसी तरह इंसानों में ये गोश्तखोरी का जो है ना वो असर नजर आ रहा है, गोश्तखोरी का असर नजर आ रहा है। बात बर्दाश्त नहीं करते, कोई किसी से सेफ नहीं है, कोई किसी से सेफ नहीं है, कोई किसी से जो है वो किसी भी वक्त कुछ भी कह सकता है। तो अगर हम ये डाइट प्लान जो नेचुरल है, जो दांतों के हिसाब से, इस पे आ जाएं तो एक तो इससे बहुत बेहतरी आ सकती है। सर, जो मुझे देखने वाले हैं वो बस ये इंतजार कर रहे हैं कि जैसे हमारे दिन के 12 घंटे हैं, उसमें हमने कितना अपने पेट, स्टमक को खाली रखना है, कितनी देर और फिर कितने कितने वक्फे से खाना है, ताकि आप वैसे बस इस प्लान को फॉलो करते अपना वेट कम करें। लंबी फास्टिंग मत करें नाश्ते में आप। अच्छा, फिर दूसरी एक मैं चीज़ बताना चाहूँगा आपको कि हैबिचुअल डाइट, जब आप डाइट एक ही तरह की लेते हैं तो उससे भी आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। ओके, मतलब तो डेली आप नाश्ता एक ही तरह का ले रहे हैं। अच्छा, मैं तो बस आलू खाती हूँ, फिर भी मैं तो नहीं भर रहा। दोपहर में नाश्ता एक ही तरह का ले रहे हैं, ठीक है, रात में नाश्ता रात का खाना एक ही तरह का खा रहे हैं आप। तो जो इस तरह के जो डाइट प्लान हैं ये आपको तंग करते हैं और ये आपका वेट रुक जाता है वहाँ पे, ना बढ़ता है ना कम होता है। अच्छा, बस मेरी ये सिचुएशन आई हुई है। ठीक है, आपने अपनी बॉडी को हैबिचुअल नहीं होने देना, हर दफ़ा खाने को चेंज करें, तरतीब को चेंज करें, कुछ नया खाएं और लिमिटेड खाएं और लंबी फास्टिंग मत करें। बहुत लंबी फास्टिंग जो है ये आपके जिस्म के अंदर गैसेस का सबब बनती हैं, बॉडी में गैसेस बनना शुरू हो जाती हैं। अब मिसाल के तौर पर नाश्ता अगर आप 2 एग ले लें। अच्छा, हाँ, एग्स पर मेरा भी यही जहन था, जैसे एग्स कहते हैं उसकी योक नहीं खाते, जो येलो वाला पार्ट होता है वो फैट होती है। नहीं, खा सकते हैं, ठीक है। अगर वो नहीं खाएंगे तो आप प्रोटीन कहाँ से लेंगे, उसी में तो प्रोटीन है। फिर वही लोग फेंकते हैं, जो मेरी बहन खुद को मैंने देखा है, वो जिम जाती है, वो ना सुबह उठती है 4 अंडे खाती है, उन चारों की जो योक है येलो वाली वो फेंक देती है। आप अगर वो कहती है इसमें फैट है और ये फैट नहीं ले सकते। साथ आप अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करें, ज़रूर वर्कआउट करें, लेकिन अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो फिर भी आपका वजन तो फैलेगा, ठीक है, आपका वजन बढ़ेगा, आपकी बॉडी तो फैलेगी। ये जो हमें देखने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ मेरी बहन ही नहीं, जिनको मैंने देखा है कि वो अंडा खाते वक्त ना उसकी जो जर्दी है वो नहीं खाती, उसे बाहर फेंक देते हैं। तो प्लीज़ वो भी कंज्यूम करें, उससे अगर आप नहीं लेंगे प्रोटीन तो प्रोटीन देखें, एक प्रोटीन डाइट बाकायदा स्पेशल ली जाती है। इसका मतलब है कि प्रोटीन लेंगे तो वजन कम होगा। तो जब आप प्रोटीन अंडे का छोड़ देते हैं और आप उसकी सफेदी बाकी चीज़ों में ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर आप देखें तो जर्दी को आप हल्का सा यूं करें तो वो भूरा बन जाता है, बनता है। आप सफेदी को जितना मर्जी तोड़े वो भूरा नहीं बनता, वो दूध हजम नहीं है, जर्दी हजम हो जाती है, सफेदी हजम नहीं होती। ओके, सफेदी लोग खाते हैं, हजम नहीं होती। तो जर्दी को ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे जो है वो आपको प्रोटीन मिलेगा और आपका दिन एक्टिव रहेगा। ठीक है सर, अगर किसी ने कोई स्किप करना हो, एक फूड, ब्रेकफास्ट, लंच है, डिनर है, तो कौन सा फूड स्किप करे ताकि उसका वेट थोड़ा मेंटेन रहे? रात का खाना जो है वो एक तो अर्ली खाएं, वो लास्ट टाइम उसका होता है इशा से पहले। ठीक है। जब हम लेट नाइट रात का खाना खाते हैं तो उससे एक तो नींद भी अच्छी नहीं आती और उससे जो है वज़न भी बढ़ना शुरू हो जाता है। रात का खाना कम खाएं, इसको यूँ कहते हैं कि नाश्ता बादशाहों जैसा, दोपहर को वज़ीरों जैसा, रात को फ़कीरों जैसा। ओके, कि रात का खाना कितना ख़तरनाक है। ठीक है, और ज़्यादातर लोगों को आपने देखा होगा कि हार्ट अटैक रात में आते हैं। अच्छा, इसकी क्या वजह है? रात को लेट नाइट खाना खा के सोना। अच्छा, तो फिर रात को ही हार्ट अटैक की वो एक वजह बनती है। तो हमेशा कोशिश करें कि रात का खाना अर्ली खा लें, आप मगरिब के बाद खा लें और सोते वक्त दूध पिएं। ये आप बिलीव करें कि अगर रात को सोने से पहले दूध ले लिया जाए तो नींद बड़ी अच्छी आती है और आपकी जो मोटापे वाली सिचुएशन है ये भी कम होना शुरू हो जाती है। जो लोग दूध इसलिए नहीं पीते कि मोटापा ना हो जाए, उनको चाहिए दूध पीना क्योंकि दूध की ज़रूरत है, विटामिन डी की ज़रूरत है। जितना अच्छा, मोटापा है क्या चीज़? जिस्म के अंदर मोटापा वहाँ होता है जहाँ मसल्स आपकी फैट हो जाती है। जब मसल्स की जब मसल्स की ग़िज़ाइयत पूरी होगी तो आपका वेट नहीं बढ़ सकता। जब आपके मसल्स वीक होंगे, कुछ लोगों का सिर्फ पेट निकलता है क्योंकि पेट के मसल्स वीक होते हैं, कुछ लोग पूरी बॉडी में हेल्दी हो जाते हैं, उनके पूरी बॉडी के मसल्स वीक होते हैं। तो ग़िज़ाइयत कम होने से मोटापा होता है। ग़िज़ाइयत पूरी करें आप। जब ये प्रोटीन डाइट क्या है, आपके मसल्स के अंदर जब तक स्ट्रेंथ नहीं आएगी आपका वेट कम नहीं हो सकता। अच्छा, मैंने अक्सर देखा है जो लोग बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, एंग्जाइटी में रहते हैं, उन लोगों का जल्दी वजन बढ़ जाता है। वो शायद खाना प्रॉपर नहीं खाते, उनका खाना हजम नहीं होता, खाना बॉडी लेती नहीं है। आप खाना खाते हैं, खाना खाने को दिल नहीं चाहता। आपने देखा होगा एंग्जाइटी या डिप्रेशन में खाना खाने को दिल नहीं चाहता, नहीं करता, ठीक है ना। तो वो जिस्म मांगता नहीं है, आपका जिस्म जो है वो खुराक लेता नहीं है।
तो कोशिश करें कि जो डाइट है उसको एक तो आप थोड़ा लें वक्त में, और हर 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ ज़रूर खाएं, खाली पेट मत रहें। बहुत शुक्रिया सर, आप हमें कितने अच्छे सोल्यूशन देते हैं। जो लोग हमें देख रहे हैं उनका एक्सरसाइज का दिल नहीं करता, वो या करना नहीं चाहते या उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो अपने पर घर बैठे अपनी डाइटिंग मत कीजिए। डाइटिंग कहते हैं एक प्लान करना, ना कि भूखा रहना। भूखा रहने से आपको और मसाइल हो सकते हैं, आपका वज़न कम नहीं होगा। वज़न अपना मेंटेन करने के लिए 3 वक्त का खाना खाइए, और एक ही वक्त में ज़्यादा खाना नहीं खाओ, वक्फे से खाना खाइए, तो आपका वज़न बहुत मेंटेन रह सकता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन से दूर रहें, क्योंकि उससे भी आपका वज़न बहुत जल्दी बढ़ सकता है। दूध बहुत ज़रूरी है, सोने से पहले पिएं। और जो खाना अगर आपने स्किप करना है, अगर आपको लगता है कि मैं सिर्फ पतला खाना छोड़ने से हो सकता हूँ, तो रात का खाना आप छोड़ सकते हैं। लंच और ब्रेकफास्ट लाजमी कीजिए। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, जो लोग अंडा खाते वक्त अपनी वो फेंक देते हैं जर्दी, वो भी मत फेंकिए, वो है फुल ऑफ प्रोटीन। तो हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट। वेरी नाइस जी, बताया गया है किस तरह से आप मुतवाज़िन ग़िज़ा खा सकते हैं, और काफ़ी डिटेल में बता दिया गया है। मेरे ख्याल से अब हमारे बताने की ज़रूरत नहीं है, एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नाजरीन कि आजकल जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। सोशल मीडिया का जुनून सर चढ़कर बोल रहा है। आम अफराद के साथ साथ सरकारी मुलाजमीन की जानिब से भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर पुलिस अफसरान और अहलकारों की बड़ी तादाद हमें मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर नजर आती है, मगर अब पंजाब हुकूमत ने इस हवाले से एक बड़ा इकदाम उठाया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पुलिस अफसरान और अहलकारों पर ड्यूटी के दौरान और वर्दी में टिकटॉक, फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। इसी हवाले से एक पॉलिसी भी जारी की गई है और 2 टोक अल्फाज में पैगाम दिया गया है कि सोशल मीडिया छोड़ दें, क्राइम कंट्रोल करने पर तवज्जो दें और आवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। पंजाब पुलिस के अफसरान और अहलकारों को खबरदार किया गया है कि DPO यूनिट हेड की इजाजत के बगैर सोशल मीडिया पर कोई सरगर्मी नहीं की जाएगी। यूनिफॉर्म में वीडियोस अपलोड करने वाले अहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इससे पहले विफाकी हुकूमत भी सरकारी मुलाजमीन पर इजाजत के बगैर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल और कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी। बिल्कुल जी, पंजाब पुलिस पर सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी मौसर साबित हो सकती है। इसी पर बात करने के लिए 2 मुअज़्ज़िज़ गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं फ़हद मलिक साहब, और दूसरे सीनियर सहाफ़ी और कॉलमनिस्ट हैं सलमान मलिक साहब। तो दोनों को खुश आमदीद कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। आपको वक्त देने का बहुत शुक्रिया। सलमान साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी, इस खबर के हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास, और ये बताइएगा कि ये कितना ज़रूरी था सरकारी मुलाजमीन पर और पुलिस एहलकारों पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स की पाबंदी लगना। जी बहुत शुक्रिया शहर बानो। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मैं पिछले 2 माह से इनके खिलाफ एक कैंपेन स्टार्ट की हुई थी कि सरकारी मुलाजमीन वो किसी भी सूरत सोशल मीडिया पर अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं कर सकते, अपने आप को इस तरह जिस तरह इन्होंने स्पेशली पुलिस के वाले से मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे कि पुलिस ने एक अजीब रवायत पकड़ी हुई थी कि कोई गाड़ी से निकल रहा है, उठ रहा है, दफ्तर में बैठ के चुलबुल पांडे बना है, सिंघम बना है और इस तरह की वीडियो वो अपलोड कर रहे हैं। फिर सबसे बड़ी जो घटिया हरकत थी कि कोई इनके पास मौजूद शहरी जाता अपनी शिकायत के लिए तो 2 कैमरामैन लेके ये उसकी रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देते थे। अच्छा। इस पे मैंने फिर आर्टिकल लिखे कि ये इलीगल एक्ट है, ये इख्तियारात से तजावुज़ है। पुलिस अगर किसी का काम करती है या दीगर कोई भी सरकारी अफसर, तो वो हम पे एहसान नहीं करता, वो अपना काम करता है, वो काम करता है जिस चीज की वो तनख्वाह ले रहे हैं, जिस चीज की वो आसाइशें ले रहे हैं, और इसके बदले में वो हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। और सिविल सर्विस एक्ट के तहत ये किसी भी तरह पे अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं कर सकते। और इसको फिर मैंने आर्टिकल में लिखा और मैंने प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट की, CM को की, और अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ पंजाब, पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन को बाउंड किया था कि आप सेल्फ प्रोजेक्शन ना करें। बहुत सारे मामलात में तो पुलिस वालों के गले पड़ जाती हैं, कुछ अफसरान की बीवियां, कुछ अफसरान के बेटे, और उस पर पुलिस वालों ने जो वीडियोस बनाई होती हैं वही उनके काम आती हैं। देखिए वो एक बड़ा रेयर इशू होता है, ऐसी कोई वीडियो नहीं अपलोड करते। ये वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं जिसपे मुझे इख्तिलाफ था वो वाली वीडियो है जहाँ पे ऑफिसर साहब जनाब गाड़ी से उठ के ऑफिस जा रहे हैं तो उसके पीछे गाने लगे हुए हैं, कुछ तराने लगे हुए हैं, जैसे हाथ पे जा रहे हैं। ठीक है सलमान, आप सेल्फ प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। फाद आप क्या कहेंगे, जैसा भी सलमान ने बोला है कि सोशल मीडिया पर पुलिस अफसरान जो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन करते हैं, जो स्टाइल वो मारते हैं, उसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे आप इस हवाले? देखिए मुझे बस सिर्फ 2 मिनट इस पे बोलने दीजिएगा। सलमान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा। सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल टिकटॉक पे या इंस्टाग्राम पे
नीचे वाला स्टाफ कर रहा था, वो टिकटॉके बना रहा था, वो अपनी सेल्फ प्रोजेक्शन कर रहे थे, पिस्टल लेके घूम रहे हैं, गाड़ियों से उतर रहे हैं, वो बातें बिल्कुल ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया का प्रोडक्टिव इस्तेमाल भी होता रहा है, और हम देखते रहे इस्लामाबाद के डीसी गुजरे हमजा शफकात साहब, पूरे इस्लामाबाद को उन्होंने मोबिलाइज किया सोशल मीडिया के थ्रू। चीफ सेक्रेटरी गुजरे कामरान अली अफजल साहब पंजाब के, पूरे पंजाब से एक साल के अंदर उन्होंने कोई 80,000 कंप्लेंट सोशल मीडिया के थ्रू रिजॉल्व की, जिसमें लोगों को घरों से आना ही नहीं पड़ता था, वो ट्वीट करते थे, 24 घंटे में एक्शन होता था, नहीं एक्शन होता था उस बंदे के खिलाफ एक्शन होता था जो उनका ऑफिसर होता था। और इस्लामाबाद की अगर पुलिस में देखें हम तो मुस्तफा तनवीर साहब थे डीआईजी ऑपरेशंस पे, शहजाद बुखारी, मतलब आई हैव लाइक 10,000 एग्जांपल्स जिस पे सोशल मीडिया का प्रोडक्टिव इस्तेमाल हुआ। जो मरियम साहिबा ने अभी कदम लिया है वो उसको मैं सिर्फ उसमें मेरी ख्वाहिश होगी कि सलमान साहब क्योंकि उसके पिटिशनर थे कि अगर उसमें आप ये जस्टिफाई कर दें कि जो सीनियर अफसरान हैं, जो डीसी लेवल के, कमिश्नर लेवल के या एसएसपी लेवल के, उनको इजाजत होनी चाहिए कि वो कंप्लेंट रिड्रेसल के लिए यानी सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की शिकायत हल करने के लिए इस्तेमाल कर ले। पूरा बैन लगा देंगे जिससे ट्विटर पर ठीक है, आपका पॉइंट आ गया फहद मलिक, आपका पॉइंट आ गया। सलमान, फहद का ये कहना है कि मुकम्मल तौर पर जो पाबंदी लगाई गई है ये दुरुस्त नहीं है। पाबंदी इस तरह से लगाई जा सकती थी कि आप संगम ना बने, आप टिकटॉक पे शोखियाँ ना मारें, आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए वो चीज़ें इस्तेमाल कर सकते थे। बिल्कुल फहद साहब से मैं एग्री करूंगा, और प्राइम मिनिस्टर का जो नोटिफिकेशन है वफाकी गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन का वो सेम है। उसमें यही कहा गया है कि अफसरान सेल्फ प्रोजेक्शन ना करें, सिर्फ इसका प्रोडक्टिव इस्तेमाल करें। और जो वजीर आला ने भी उस दिन आईजी को यही समझाया कि आप सोशल मीडिया के जरिए अवामी शिकायत लें, उसका हल करें और प्रेस ब्रीफिंग करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ये टिकटॉक वीडियो, ये सोशल मीडिया वीडियो, ये हरकतें ना करें, ये इख्तियारात से तजावुज़ है, ये इल्लीगल एक्ट है, ये आप बंद कर दें। अगर कोई आपको अवामी शिकायत मिलती है उसका हल करें, इससे हमें भी कोई इतराज नहीं, हम भी बिल्कुल उसको। सलमान, आपकी बात दुरुस्त है, जो सेल्फ प्रोजेक्शन है वो यकीनन नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये कितना कारगर साबित होगा? ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इसके बाद अब हमें वो पुलिस नजर आएगी जो तमाम मसाइल देन एंड देयर हल कर देगी मौके पे? अच्छा, यहाँ पे आईजी साहब थोड़ी सी डंडी मार गए हैं। उनको चाहिए था कि तमाम सरकारी मुलाजमीन, जैसा कि उनको मरियम नवाज साहिबा ने कहा था, तमाम सरकारी मुलाजमीन अपने सेल्फ प्रोजेक्शन से बाहर आ जाएं। उन्होंने वहाँ पे डीपीओ और आरपीओ सीनियर अफसरान को बचाया है कि उनकी सेल्फ प्रोजेक्शन चलती रहे। इनको वाजे एक और शिक उसमें ऐड करनी चाहिए थी कि कोई भी अफसर सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं करेगा। लेकिन सलमान साहब, मरियम नवाज साहिबा तो खुद बहुत फेमस है टिकटॉक यूज करने के मामले में, और कहीं पे भी जाती हैं उनके टिकटॉक्स बड़े मंजर आम पर आते हैं, मुखालिफिन उनको उन्हीं के टिकटॉक्स पर तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। अच्छा शहरवानों, ऐसा है कि चाहे वो मरियम नवाज हों, अली अमीन गंडापुर हों, सरफराज बुख्ती हों या मुराद अली शाह, कोई भी वजीर आला या वजीर आजम, वो अवामी नुमाइंदा है, उसको मैंने और आपने वोट दे के मुंतखब किया है। तो मुंतखब नुमाइंदों की वजह से ऐसी कहीं आईनी कदगन नहीं होती। हाँ, जो सिविल सर्वेंट है, जो सरकारी मुलाजम है, उसके हलफ में ये शामिल है कि वो सिर्फ इस बात की सैलरी ले रहा है, इस बात के पर्सन प्रिविलेजेस ले रहा है कि उसने अवाम को सर्विस डिलीवरी करनी है। तो वो सर्विस ठीक है, अवामी नुमाइंदगान का ताल्लुक अवाम से है, चूंकि उन्होंने अवाम को डिलीवर करना है, उनके मामला तो और हैं, और जो महकमे हैं वहाँ पर ख्याल करना चाहिए। फहद, आप ये कहिएगा कि क्या जब सोशल मीडिया पर पाबंदी लग जाएगी तो अब पुलिस जो है फौरी केस रिजॉल्व कर देगी? नहीं, पुलिस पहले भी सोशल मीडिया नहीं था तो तब भी तो सारे मामला चल रहे थे ना, तब भी लॉ एंड ऑर्डर। सलमान साहब, ये सवाल फहद से है। फहद आपसे सवाल पूछा गया। तो सर, सोशल मीडिया लोगों को सिर्फ ये एम्पावर करता है कि आप अपने घरों में बैठे अपने मसाइल को रजिस्टर करवा सके। जो जिस चीज पे मरियम नवाज साहिबा ने एक्शन लिया, वो कुछ खवातीन या कुछ मर्द अपनी वर्दी में टिकटॉक्स बना रहे थे, वो एक्शनेबल कंटेंट है। लेकिन इसकी कोई पॉलिसी तो डिवाइस होनी चाहिए। मतलब इस मुल्क में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि लेटर निकाल देते हैं, फिर वो सब पे अप्लाई हो जाता है। कोई कंटेंट मॉनिटरिंग का मैकेनिज्म बना लें, कोई एस्टैब्लिशमेंट मिलके कुछ कर लें। फहद, इसी के अंदर मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। सरकारी मुलाजिमीन की जानिब से ये कहा जाता है जब सोशल मीडिया यूज़ किया जाता है तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है ना वो भी लोग पहुंच जाती है, तो क्या ये ऐसा भी हो सकता है कि इन ऐप से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी लीक हो रही है? पर्सनल इंफॉर्मेशन, वो फिर कौन सी एप्स आप यूज कर रहे हैं, उन एप्स को आपने क्या परमिशन दी हुई है या किन लोगों के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। अगर इस हुकूमत ने या मरियम नवाज साहिबा सिर्फ वो ये एक नोटिफिकेशन ये कर दे कि मतलब हमजा शफकात अगर इस्लामाबाद के डिप्टी कमिश्नर हैं तो हमजा शफकात अपना पर्सनल अकाउंट ना चलाएं, वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का अकाउंट चलाएं और उस अकाउंट से लोगों की कंप्लेंट्स लें, उस पे आप सेल्फ प्रोजेक्शन ना करें। लेकिन फिर वो सब के लिए बंद कर देना वो मुझे लगता है अनजस्ट है, क्योंकि आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि ये
बाबू कल्चर है। आपको सरकारी दफ्तर में काम है, आप जाएंगे, पहले साहब बैठे हुए कोर्ट में, उसके बाद साहब वापस आएंगे, फिर साहब दरखास्तें लेंगे, उसके बाद साहब का पिया आएगा, वो कहेगा कि 10 बंदे लाइन में आ जाए, वो 10 बंदे लाइन में लगे होंगे, फिर साहब को कमिश्नर बुला लेगा, फिर साहब चला जाएगा। इंटरेक्शन ही जीरो है। सो सोशल मीडिया के थ्रू एटलीस्ट, क्योंकि हमने भी ये काम होते हुए देखे हैं कि आप ट्विटर पे या उसके इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी आप पब्लिकली टैग करते और इससे अकाउंटेबिलिटी भी पब्लिक होती है। आपका पॉइंट समझ में आ गया कि तमाम जो इन्फॉर्मेशन है वो मुख्तलिफ ऐप्स के थ्रू जा सकती है, लेकिन तमाम ऐप्स पर नहीं। और आपने बड़ी ज़बरदस्त मशवरा दिया कि पर्सनल अकाउंट्स पर आप पाबंदी लगा सकते थे, लेकिन प्रॉपर जो मसाइल हल करने वाला अकाउंट है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सलमान साहब, लास्ट में इस सारी सूरत हाल पर आपका क्या कॉमेंट है? आप समझते हैं कि ये एक बड़ी कामयाबी है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल है ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम जो सरकारी मुलाजमीन को जिस काम के लिए उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं, जिनके लिए आसाइशें और इख्तियारात दिए गए हैं, वो उसका सही इस्तेमाल करें। ये इख्तियारात से तजावज़ था कि यहाँ पे एक साहब लाहौर में बैठ के छुट्टी देते हैं एक बंदे को और उसकी वीडियो बना रहे हैं कि मैंने छुट्टी दे के इसको एहसान अज़ीम कर दिया। इट वाज रॉन्ग भाई, ये तुम्हारा काम है, तुम्हारा फर्ज है। और एक और बात, IG की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं होना चाहिए था, यहाँ बहुत बड़ा फलाह है। नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी की तरफ से होना चाहिए था और पूरे सूबे के लिए होना चाहिए था, सबके लिए। अब IG को तो CM ने स्पेशली इसलिए कहा कि पुलिस अखीर कर गई थी टिकटॉक बनाने में, लेकिन ये चीफ सेक्रेटरी साहब की जिम्मेदारी है कि वो पूरे सूबे के लिए एक ही नोटिफिकेशन करें। जैसे फहद साहब ने कहा कि जिसमें वाज़ेह पॉलिसी हो, वो नोटिफिकेशन होना चाहिए। बिल्कुल वाज़ेह पॉलिसी जो है वो डिवाइस की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका सलमान, आपने सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। फहद, आपके भी लास्ट कमेंट, आप क्या करना चाहेंगे इस हवाले से? देखें, ये क्योंकि सलमान साहब ने क्लैरिफाई किया, ये फिर सिर्फ पुलिस के इदारे तक महदूद है और वो भी पंजाब में, यानी कि पंजाबी पुलिस अफसरान अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। सो या IG या फिर एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के साथ मिलके एक पॉलिसी डिवाइस होनी चाहिए कि उस सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कंटेंट क्या डलेगा और यूजर्स को इंटरेक्शन के लिए सरकारी अफसरान क्या अपनी किस किस्म की तस्वीर या किस किस्म का कंटेंट डालेंगे। सो मेरा एक मशवरा है ये बंधे हुए हाथों के साथ कि कोई सोशल मीडिया पे कंप्लेंट रिहर्सल का सिस्टम बना ले। पॉलिसी मुकम्मल तौर पर रेगुलेट की जानी चाहिए, ना सिर्फ इदारों के लिए बल्कि प्राइवेट यूजर्स के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका फहद मलिक, आपने टाइम दिया। सलमान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे शहरबानों को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।